बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। बहुत शुक्रिया आपका हिना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आज बात करेंगे खानों की, लजीज और मज़ेदार खानों की बात, और इसमें पाकिस्तानी पीछे रह जाएं ये तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी खाने इस सब कॉन्टिनेंट के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यूँ तो पाकिस्तान में बेशुमार खाने अपनी लज्जत और जायके की वजह से पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन कढ़ाई ऐसी डिश है जिसे हर कोई बड़े शौक से खाता है और अक्सर लोग कढ़ाई को कढ़ाई भी कह देते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं चलता है। अच्छा, बड़े बड़े मैंने रेस्टोरेंट्स में भी देखा है जमील, ये जो देसी फूड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे उन्होंने कढ़ाई ही लिखा होता है। और अगर हम बात करें कढ़ाई की तो बहुत फेमस है और मुझे लगता है सबको बहुत पसंद होती है। और नमकीन कढ़ाई अगर मटन में बनी हुई हो बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, हर जगह पाई जाती है। स्लैम कढ़ाई, उसमें ना सिर्फ आपने ऊपर अगर ग्रीन चिलीज थोड़ी सी स्प्रिंकल की हो, थोड़ी सी आपने उसके ऊपर अदरक का जो है ना छिड़काव किया हो और नमक और काली मिर्च में बनी वो कढ़ाई हो, तो क्या ही मजेदार उसका जायका होता है। जितना अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे तो लगता है आप पिशावरी टिक्का कढ़ाई की बात कर रही हैं। अरे वाह वाह वाह, और अगर वो बनी हुई भी चर्बी में हो तो फिर तो जो है ना उसका मजा दोबाला हो जाता है, उसका जायका जो है वो और ज्यादा जबरदस्त और लजीज हो जाता है। तो जमील, आपने वैसे कभी घर में ट्राई की ये कढ़ाई बनाना, कभी कोई ईद के मौके पर, कभी? मैं आपको बताता हूँ जी। चिकन के टिक्के बनवा लें आप पहले, ठीक है, फिर उन्हें दरमियान से काट कर छोटे छोटे कर लें। अच्छा, ठीक है। फिर उनको साफ करें, फिर उसको धोएं और उसको फिर जो है ना वो खुश्क कर लें, छलनी कर लें, ठीक है। अच्छा। टमाटर को छीलें, ब्लेंड करें, हरा धनिया और हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लें, ठीक है। एक बड़े प्याले में अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और सिरका डालकर उसको मिलाएं और चिकन टिक्कों को ये मिक्सचर अच्छी तरह से लगा कर ना आधे घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दें। अरे वाह, ओके। उसके बाद कढ़ाई में एक खाने का चम्मच आप जो है ना कुकिंग ऑयल डालें, हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट उसको गर्म करें। फिर इसमें साबुत काली मिर्च को कूट कर डालना, पीस कर नहीं डालना। अच्छा, कूट कर डालना और पीस कर डालने में भी एक साइंस है जी। फिर इसमें मसाले लगे हुए चिकन के जो टुकड़े हैं जी, ठीक है, उनको डाल दें और ढक दें, दरमियानी आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएं। उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट और चॉप किया हुआ हरा मसाला था वो इसमें डाल दें। फिर टमाटर का जो पानी है वो खुश्क होने पर जब आ जाएगा तो थोड़ा ऑयल डालकर ना उसको भूनते जाएं। अच्छा, अगर सब मैंने ही बता दिया तो फिर हमारे बिल्कुल पिशावरी कढ़ाई को कैसे एंजॉय करेंगे? बिल्कुल जी। और हमें काशिफ अजीज जो हैं वो बता रहे हैं कि पेशावर में ये टिक्का कढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजें मिलती हैं, कौन से कबाब, कौन से बारबेक्यू के ऑप्शंस हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। ओवर टू यू काशिफ अजीज। जी बिल्कुल, पेशावर के शहरी तो वैसे भी जायकेदार खानों के शौकीन होते हैं, लेकिन जब बात हो पेशावरी टिक्कों की तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ के कढ़ाई और यहाँ के टिक्कों से महजूज होते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है। क्या समझते हैं पेशावरी टिक्कों की खासियत क्या है कि दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ ये टिक्के खाते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस तरह है कि हमारा माशाल्लाह हमारा अब्बू और अब्बू के वालिद साहब उस ज़माने से हम ये फील्ड कर रहे, और माशाल्लाह पेशावर में जो रिवायती खुराक मिसाल सीख टिक्का, मटन टिक्का, जो सिर्फ हम उसको नमक देते और सिर्फ सीख पे बनाते, फिर उससे जो है हम चेनकी बनाते उस सीख से, फिर हमारे पास रोश होता है दमपोख, जो दमपोख हम उसको बोलते, ज़्यादातर लोग सीख बोलते, हम उसमें आलू और मछली ये चीज़ बनाते। कढ़ी होता है बग़ैर टमाटर के और टमाटर वाला, हम सिर्फ कढ़ी में टमाटर डालते और सर्फ मिर्च डालते और नमक, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालते। माशाल्लाह हमारा इधर दुकान पे, शॉप पे लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से ज़्यादातर फैमिली लोग बहुत आते माशाल्लाह। इधर ज़ायका टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि पेशावरी कढ़ाई की जो लज्जत है, जो जायका है, वो इसीलिए सबसे अलग है कि यहाँ पर हम पेशावर के लोग जो हैं उसमें सिर्फ टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालते हैं, जिससे एक अलग जायका बनता है। और लोग जब भी कराची से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दुबई से आते हैं या यूरोप के कंट्रीज से आते हैं तो यहाँ पर पेशावर के जो कढ़ाई है उसको ज़रूर खाते हैं। और इसके साथ साथ जो टिक्के हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। आप भी अगर पेशावर आएँ तो यहाँ के टिक्के और यहाँ के कढ़ाई से ज़रूर महजूज होना है आपने। और इसके साथ साथ एक दफ़ा आप ये टिक्के खाएंगे तो आप बार बार पेशावर आएंगे और यहाँ के खाने बार बार खाएंगे। जी जमील, मैं फिर नान पढ़ ले आवा?
बनता तो है वैसे, बनता तो है, इतनी रेसिपी और इतना उसको बनते हुए देखकर, और सिर्फ टमाटर और सब्ज मिर्च में बन रहे हैं। सही बात है। काशिफ अजीज बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लेकिन मेरा ख्याल है ऑर्डर कर लेते हैं नान। ऑर्डर कर लेते हैं, और हम ज़रूर पेशावर जाकर भी ये ट्राई करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं, दुबई से जब लोग आते हैं, कहीं से भी लोग आते हैं, तो ये खाना बहुत शौक से खाते हैं पेशावर का। और खाने को हजम करने के लिए कहते हैं कि अगर आप गुड़ खा लेना तो खाना जो है वो हजम हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सुन्नत भी है अगर आप गुड़ खा लेते हैं। लेकिन जब मौसम सरमा की आमद होती है तो उसके साथ ही जो है वो गुड़ की मांग में भी इजाफा हो जाता है, और गुड़ वाली चाय, गुड़ वाले चावल जो है वो हर पाकिस्तानी की जो है ना, मुझे लगता है अवलीन पसंद है। और आम तौर पर आपकी भी फेवरेट है गुड़ वाले चावल। अच्छा, आम तौर पर जो है ना गुड़ का मवाजना चीनी के साथ किया जाता है, लेकिन हम अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो जो चीनी है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जबकि अगर गुड़ की बात की जाए तो गन्ने के रस से इसको बनाया जाता है और इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक चीज़ है, केमिकल्स वगैरह से पाक। खैर आजकल तो ऐसे गुड़ भी आते हैं जिनमें से जो है ना मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो है ना वो गुजार कर उसको पीले रंग का कर दिया जाता है, जिसके बाद उसमें कलर, उसे काट कहते हैं वो, उसका रंग काट जब डालते हैं तो वो एक अच्छा सा शक्कर टाइप बन जाता है। अच्छा जमील, मियाँ वाली का जो गुड़ है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और चूंकि मेरा ताल्लुक अगैन मियाँ वाली से और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रजिस्टर कराती रहती हूँ। दादा मैं मियाँ वाली वेनिया देने में निक्की सारी हम तो मैं वेलना लगदा होंदा ही मियाँ वाली दे विच, ते उत्थे जेहड़ा है ना वेलने दे उत्ते मैं तो बनदा डिठा है कि गुड़ किने बनींदा है। सब तो पहले जेहड़ा कमांड होंदा है उसका रस जेहड़ा है ना उठ फिरदा है आसू पासू, वड्डी जही कढ़ाई होंदी है, उसदे विच जेहड़ा है कमांड दा रस आंदा है, अग बल वेंदी है, अग बलदी है, बहुत सारियां तले लकड़ियां होनियां, तेरे लकड़ियां दे नाल विच उत्ते बनदी है पत उसनु आदे हैं शीरा आदे हैं। आप भी कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद तो जेडी झग बन रही होंदी ओ ला देंदी है, तू ला घिनींदी है, और झग तू साफ कर घिनींदी है, उसनु चंगी तरह विच हलींदा डेरे ओ गाड़ी थी वने, बहुत सारी घाटी थी वने, ओ डेरी पत दा शीरा है, उदों तक ओनु पकांदे रहना पकींदा रही वहिंदा ते और जो उसका जो आग है, जो ओदी आग है ओ ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, उस दे विच भी एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि तुसा ए नहीं बहुच विच भाल आईए कि ओ सड़ वने तोरी पत, अगर सड़ गई है तो इसका मतलब है कि उसदा जायका खराब थी गया, जाया हो गई वो। अच्छा जमील, उस दे विच ना अगर तुसा ड्राई फ्रूट्स ऐड चा करेंदे हो तो गुड़ दा मजा दे रहा है ना, दोबाला सर्दियों की सौगात है बात तो सॉस नु कावे नाल खाओ, चा नाल खाओ। इस तो इलावा डेरा कमांड होंदा है, डेरा गन्ना होंदा है, उसदे उत्ते अगर तुसा ला के ना असा दोस्तों आदे से भाई मेसू आ रोंदा इसनु खमींदा आई जरा वो क्रंची जिहा थी वेंदा आई ते जरा जायका बढ़ वेंदा आई। ओ हो मैं लगदा तुसा बचपन में नहीं खादा, मैंने बहुत खाया है, मैं बहुत खादा है, अच्छा बहुत खादा है मैं वो, और मेरा चंगा लगदा हुंदा सी बचपन च ड्राई फ्रूट गुड़ दे विच जेड़ा सारा चंगा लगदा ही तो। हां पिनियां बणियां होंदियां सन, आहो बहुत मजेदार है। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी मेरा ख्याल है अब गुड़ नालों इश्क मिठा तो खत्म हो गई है बात, है ना, तो गुड़ ही खाते हैं जनाब। मंसूर खान हमें बता रहे हैं कि मियाँ वाली का गुड़ क्यों मशहूर है। जी मंसूर खान। जी शुक्रिया। गन्ने की कटाई का सीज़न आते ही यहाँ पर मियाँ वाली में मुतअद्दिद जगहों पर बेलने लगा दिए जाते हैं। मुल्तान रोड हो गया या सरगोदा रोड या दीगर जो रोड्स हैं वहाँ पर बेलने इस वक्त लग चुके हैं, क्योंकि गन्ने की कटाई का सीज़न शुरू हो चुका है। और इन बेलनों के लगने से न सिर्फ किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है बल्कि जो शहरी हैं उन्हें भी बिल्कुल ताज़ा गुड़ मिल जाता है। तो इस वक्त हम एक बेलने पर मौजूद हैं सरगोदा रोड पर, और हमारे साथ बेलने के मालिक भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि गुड़ की तैयारी के क्या मराइल है और गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। जी क्या आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना भाईजान हमारा गन्ना आता है ना ताज़ा और साफ़ सुथरा, हमने इधर ज़िला मियाँ वाली में गन्ना काश्त किया हुआ है और उसको ले आते हैं, इधर बेलना लगाया है और उसके बावजूद उसका रस निकालते हैं। रस निकाल के ये जो हमारे कढ़ाई वगैरह लगे हुए हैं इसमें डालते हैं, ताज़ा और साफ़ सुथरा अच्छे किस्म का गुड़ हमारा तैयार हो जाता है। उसके बावजूद ये जो है ना बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है, गरीब लोग जो है ना ये बिज़नेस कर सकते हैं। जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, शुगर मिल में जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है, प्रॉब्लम मसाइल होते हैं, उसके बावजूद ये जो हमने बेलना लगाया, ये जो आम मज़दूर गरीब तबका के भी लोग हैं ना, गरीब किसान भी हैं ना, वो भी मज़दूरी ये कर सकते हैं, ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये तो 2-3 लाख में भी बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बावजूद हम अच्छा गन्ना ले आते हैं और अच्छा गुड़ तैयार करते हैं, साफ़ सुथरा ताज़ा गुड़
जोड़ होता है हमारे पास। हमें काफ़ी अरसा हो गया है भाईजान, हमारे दादाजी भी यही काम करते थे और वालिद साहब भी, हम भी यही काम कर रहे हैं गुड़ का। और हमारा पीछे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है ना, गाँव है जहाँ, उसमें हमारा गन्ना भी काश हुआ है, उधर भी हमारा बेलना लगता है। शुगर मिलें भी हमारे बहुत नज़दीक है, उसके बावजूद भी हम गुड़ वाला बेलना लगाते हैं, गुड़ का काम करते तो हैं। ये थे यहाँ पर हमारे साथ थे बेलने के मालिक, और इनका कहना है कि काफ़ी अरसे से, यानी कि बचपन से ये यही काम कर रहे हैं और यहाँ पर मियाँ वाली में इन्होंने आकर बेलना लगाया है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जो यहाँ पर गन्ने के रस से लेकर फिर जो यहाँ पर गुड़ तैयार होता है उसकी तैयारी के मराइल भी इन्होंने बता दिए हैं। तो यहाँ पर हुकूमत अगर तवज्जो दे और इस सन्नत को फ़रोग दे, कोई भरपूर तवज्जो दी जाए, तो काफ़ी लोग बरसरे रोज़गार भी हो सकते हैं इस सन्नत से, और किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका मंसूर खान, और हम उम्मीद करते हैं आपने भी सुबह सुबह गुड़ जो है ना वो वहाँ पर ट्राई किया होगा, उसको एंजॉय किया होगा। अच्छा, वो जो ताज़ा ताज़ा गुड़ नरम नरम सा बन रहा होता है, मेरे से मुझे वो बहुत मजेदार मुझे तो लगता है। मुझे तो वो जब ड्राई हो जाता है ना, कड़क हो जाता है, तब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जो टॉफी की फॉर्म में होता है मुझे ज्यादा पसंद है, वो सॉफ्ट सा होता है, लेकिन उसका कलर जो है ना वो ब्राउन स्टिकी भी होता है, थोड़ी गचक वाली फील आती है। जबरदस्त, क्या याद करा दिया। वैसे खाने के बाद अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा है, और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें जो फॉस्फोरस है, विटामिन ए, विटामिन बी, और इतने ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। इवन विटामिन सी भी होता है गुड़ में, आपको पता है। सो इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ, और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। खाने के बाद अगर आप छोटा सा टुकड़ा जो है वो गुड़ का खा लेते हैं तो आपकी जो है ना डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। और खाने के बाद अगर उस गुड़ में थोड़ा सा आप सौंफ ऐड कर लें, आए तो जबरदस्त, कमाल हो जाएगा। जमील अच्छा, आप ऐसे टोट के बहुत करामत देते रहते हैं। थैंक यू ना। आगे बढ़ते जनाब, कोयटा का 8 साला ज़हीन तरीन बच्चा है जिससे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, बातूर वजाहत। 195 ममालिक के झंडों और उसके नाम इस बच्चे ने याद कर लिए हैं। बातूर वजाहत जो सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में 195 ममालिक के झंडों के नाम बता सकता है। कम उम्र बच्चा अपने टैलेंट्स को वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी ख्वाहां है। बिल्कुल जी, मजीद तफसीलात लेते हैं नुमाइंदा सुनो टीवी मुहिबुल्लाह से। आज हम आपको मिलवा रहे हैं कोयटा के नन्हे हीरो वजाहत बहादुर से। बहादुर जो है सिर्फ 8 साल का है, क्लास 2 में पढ़ता है, और बहादुर का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो 195 कंट्रीज़ के जो फ्लैग हैं उनके नाम उनको पता है। तो आज हम लोग आए हुए बहादुर से, तो इनसे पूछते हैं कि वो इनको ये आइडिया कैसा है। बहादुर, आपने इतने सारे नाम कैसे याद किए इन ममालिक के और झंडों के? मुझे ये शौक ड्राइंग करने से हुआ। पहले मैंने 1-2 फ्लैग्स बनाए और उनके नाम याद किए, तो घर वालों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं दुनिया के 195 कंट्रीज़ के फ्लैग बनाए और उनके नाम याद किए। अच्छा, तो आप हमें कुछ बता सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ से शुरू कर दें। साउथ कोरिया, अंगोला, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लिथुआ, लेबनान, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबिया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नॉर्थ मैकेडोनिया, मेडागास्कर, मलावी, मलेशिया, मालदीव्स, माली, माल्टा, मार्शल आइलैंड, मॉरिटानिया, मॉरिशस, मेक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नाउरू, नेपाल, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, निकाराग्वा, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पलाउ, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वाई, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्चुगल, कतर, रोमानिया, रशिया, रवांडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लुसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, सेमोआ, सैन मारिनो, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सर्बिया, सेशेल्स, सियरा लियोन, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोलोमन आइलैंड। बिल्कुल नाजरीन, वजाहत बहादुर का जो रिकॉर्ड है वो 195 ममालिक के झंडियों के नाम सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में ये ले सकता है। वजाहत के मुताबिक कि मुझे शौक़ जो था वो ड्राइंग करने से हुआ, क्योंकि मैं पहले ड्राइंग के ज़रिए फ्लैग्स जो था वो बनवाता था, फिर उनके कंट्रीज़ के नाम वो फिर याद करता था। तो उनका फैमिली के मुताबिक ये हम लोग गाइनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लाना चाहते हैं। और साथ में उनकी फैमिलीज़ के मुताबिक वजाहत का भी ये ख्वाहिश है कि वो अभी 195 ममालिक की करेंसी और उनके कैपिटल जो है वो याद कराना चाहता है। जी जबरदस्त, माशाल्लाह। मुहिबुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपने बच्चे को पूरे नाम ही लेने दिए। हम भी अगर 195 नाम सुन लेते तो क्या हो जाता? 1 मिनट 40 सेकंड से क्या फर्क पड़ता है? Exactly. अच्छा, चले जो रह गए हैं हिना वो आप बता दें। यार मतलब ये इतनी मुश्किल बात है। हाँ, अगर मेरे सामने होते तो मैं जरूर
ट्राई कर सकती थी, लेकिन ऐसे ट्राई कैसे करे, देखिए पीछे चार्ट लगा हुआ था, आधा भी नहीं आया शायद वो। आई विश मुझे वो सारे रिमेनिंग में से जो रह गए हैं ना वो बताते चले। कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स? अच्छा, वैसे बच्चे की ख्वाहिश है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो अपना नाम दर्ज करवा सकें, और इसके अलावा इन मुल्कों की जो करेंसीज हैं उनको भी याद कर सकें, और उनके कॉइन्स, उनके नोट्स के बारे में भी उनको इल्म हो। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ये शौक होता है, बहुत से लोग होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज जो है वो कलेक्ट करते हैं। हमारे शो में भी हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, जो है ना वो कार्ड्स भी कलेक्ट करते थे, कॉइन्स, बिल्कुल स्टैम्प्स और बिल्कुल करेंसीज वगैरह भी कलेक्ट करते थे। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त शौक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे का नाम भी जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जल्द आ जाए, और जो इसकी बाकी ख्वाहिशात हैं कि वो करेंसीज के नाम भी याद कर ले, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो रिकॉर्ड भी बना ले। तरीके से उसने याद की हुई है, मेरा तो ख्याल है गिनीज वालों को खुद उसको कॉल करके कहना चाहिए, बेटा हम आ रहे हैं आपके घर, है ना? क्यूट यार, माशाल्लाह, इनक्रेडिबल। चलिए जी, जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छी बात है कि हमारे इतने जो ज़हीन बच्चे हैं अपना अपना शौक पूरा करते हैं वो। और अच्छा, ये एक ऐसा शौक है जिसमें आपने ये बेसिकली झंडा देखना और आपको मुल्क का नाम याद आ जाएगा। Exactly. ठीक है। और अच्छा जमील, करेंसी, and I believe this is very tricky as well because बहुत सारे कंट्रीज के जो फ्लैग्स होते हैं उनमें सिमिलैरिटी होती है, कलर स्कीम बिल्कुल सेम होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि उसमें कोई चांद है तो किसी में डॉट है, फॉर इंस्टेंस, इतना सा फर्क होता है। तो वो बहुत ज्यादा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ्लैग की बात करें, बिल्कुल सिमिलैरिटी है बहुत ज्यादा, तो इस तरह से बहुत ज्यादा जो है ना कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन एक स्टार का फर्क है दोनों के फ्लैग में ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, बिल्कुल जी। छा गया ये बच्चा छा गया। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, आप नाम याद करें जरा, बाकी आप बता देना मुझे कौन से वो बाकी फ्लैग में उसमें थे। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। आर्मी चीफ की तैनाती पर थोड़ी बात करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस का खत वज़ारत दिफा को मौसूल हो चुका है, और आपको बताते चले कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कल कहा है कि फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का जो अमल है वो पीर के रोज़ से शुरू हो गया है। कल कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए बताया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस का खत वज़ारत दिफा को मौसूल हो गया है, और इस बारे में GHQ को भी आगाह कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये भी बताया कि समरी वजारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज में भिजवा दी जाएगी और 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल जी, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट नसीम सदीकी साहब ने। नसीम साहब, बताइएगा, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इतना सियासी क्यों हो गया है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जमील, बेसिकली मामला ये है कि ये इतना गंभीर मामला तो नहीं होता, क्योंकि ये रूटीन का प्रोसेस है। जब एक चीफ ऑफ स्टाफ जा रहे होते हैं तो दूसरे आर्मी चीफ की और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री होती है, लेकिन हमारे मुल्क में जब तक पॉलिटिसाइज ना हो, जब तक मजा नहीं आता, इसमें मेरे ख्याल से कोई मामला इतना ज्यादा अभी आगे रह नहीं गया। जिस तरह आपने देखा कि कल वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, और ये समरी जो है ये वजारत दिफा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आती है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि आज ही समरी किसी वक्त आ जाए, जिसमें सीनियर तरीन 5 से 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम होंगे जो कि मेरिट पे भी आते हैं और उनकी बहुत खिदमात है पाकिस्तान के लिए, बहुत सी मेहनत करके वो स्टेज तक पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये सारी जो एम्बिगिटीज है ये खत्म हो जाएंगी और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। अच्छा नसीम सदीकी साहब, हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा ये भी बता दीजिए कि वजारत दिफा को जो खत मौसूल हुआ है इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपका कमेंट चाहता हूँ इस पे कि जिस तरह हमने देखा आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से PTI की जानिब से जो बातें सामने आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इस तकर्री में जो अमल दखल की खास तौर पर बात, यह आपको लगता है कि इस वक्त जो विफाकी गवर्नमेंट है जिसको हम PDM की गवर्नमेंट कहेंगे, तो इत्तेहादी जमातों का भी कोई अमल दखल होगा? देखिए, इसमें एक बात तो मुझे जमील वैसे समझ नहीं आई कि वजीर आजम हाउस से क्या लेटर जो है वो वजारत दफा को लिखा गया, क्योंकि वजीर आजम हाउस का इस मामले में इस तरह कोई ताल्लुक नहीं होता। ये समरी जो है वो वजारत दफा की तरफ से आती है, उनको फौज का इदारा भेजता है कि ये 5 नाम है, ये सीनियर तरीन नाम है। जी 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 हाँ, उसमें 5 या 6 नाम
फौज की तरफ से वजारत दिफा को आएंगे और वो अपना वजीर आजम ऑफिस भेजेंगे कि वजीर आजम अपना प्रेरोगेटिव यूज करते हुए इनमें से किसी एक को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और दूसरे को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो मुकर्रर कर दे। उसके बाद ये सदर के पास फाइनल सिग्नेचर्स के लिए ये चीज चली जाती है। अच्छा, दूसरी जो आपने सियासी पहलू पूछा है उसमें मैं एक बात बताता चलूं कि इसमें वजीर आजम की सवाबदीद होती है, क्योंकि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये पीडीएम की गवर्नमेंट है और इसमें डेफिनेटली वजीर आजम को तमाम इत्तेहादियों से मशवरा करना पड़ेगा। हालांकि इसमें मशवरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये रूटीन का केस होता है। 5 या 6 नाम जो भी आएंगे तकरीबन सारे कॉम्पिटेंट लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। आपको पता है कि फौज में कोई सिफारिश से नहीं लग जाता कि मेजर जनरल लग गया डायरेक्ट या लेफ्टिनेंट जनरल लग गया। उसमें आपको पता है पीएमए से जब आप लेफ्टिनेंट का कोर्स करके निकलते हैं तो मुख्तलिफ मुहाजों से होते हुए जो है वो आप इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो मुशावरत तो जरूर होगी। जी 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 नसीम साहब, ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आइन क्या कहता है? आइन तो इसमें बहुत सिंपल है। उसमें फौज की तरफ से जो है 5 या 6 टॉप लोगों के जो नाम भेजे जाते हैं अपना वजारत दिफा को, फिर सेक्रेटरी दिफा उसको जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसको सिग्नेचर करके एक को चूज करके, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि उन 5 में से वो किसी का भी नाम चूज करके दे सकता है। फिर सदर मुमलिकत के पास समझी जाती है, वो फाइनल सिग्नेचर करते हैं और फिर ये प्रोसेस हो जाता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हमेशा ये प्रोसेस होता आया है और उसमें कोई ऐसी चीज आई नहीं। लेकिन एक मैं बात आपको बताता चलो, थोड़ी सी सियासी बात, कि एक नाम के ऊपर जो है ना वो नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा अड़े हुए। तभी ये थोड़ा सा मामला डिले भी हुआ कि उनकी कोशिश थी कि बस ये नाम जो है इनको जो है वो कर दिया जाए, और इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम आता था कि इनको ना किया जाए, इनके अलावा किसी को भी कर दिया जाए। तो ये एक एम्बिगिटी जरूर रही है। ये मैं आपको अंदर की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। लेकिन इसमें अपोजिशन लीडर का कोई किरदार नहीं होता, इसमें टोटल प्रेरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। बिल्कुल सही। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, कल ख्वाजा आसिफ ने बता दिया उन्होंने कि 25 नवंबर तक जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब 26 नवंबर को पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो पहुंचेगा पिंडी, और क्या उससे पहले ही ये गेम खत्म हो जाएगी? आई मीन क्या मैं दोबारा रिफ्रेश करूं सवाल को सर? नहीं, मैं जमील आपकी बात समझ गया, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगह पे हर जगह इसी तरह मामला चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ना एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि देखिए इस चीज का तकर्री से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत पहले लॉन्ग मार्च लेके बाहर निकले हुए थे, और क्योंकि वजीराबाद पे उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ तो उसमें थोड़ी ब्रेक लग गई। अब शायद उनको डॉक्टर्स ने डेट दी, उस दिन हमारी मुलाकात भी हुई थी। आपको पता है सुनो की तरफ से 3 सीनियर तरीन साफियों से मिले थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने बताया था कि मेरी जो हड्डी के ऊपर चोट लगी है डॉक्टर्स उसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न है। और इमरान खान साहब ने हमारी मुलाकात में कैटेगोरिकली कहा था कि आर्मी चीफ का मामला जो भी होगा मैं उससे पीछे हट गया हूँ, जो भी करना चाहता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कभी लेफ्टिनेंट जनरल या फौज के ऊपर नहीं कहा कि आपने कोई आर्मी चीफ इसमें से मेरिट के बगैर लग जाएगा। कह रहे मेरा क्राइटेरिया ये है, ये मेरा मुद्दा ये था कि ये जो चोर रहे हैं जिनके ऊपर अरबों के करप्शन के केसेस रहे हैं, ये आर्मी चीफ का तकर्रर करेंगे, तो ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अब मैं इस चीज से पीछे हट गया और मेरी एक डिमांड है कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी जो आपने ख्वाजा आसिफ की बात की उसमें थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि कल हुकूमती हलकों में एक बहुत कंफ्यूजन नजर आता रहा, क्योंकि एक जो स्पोक्स पर्सन है इस वक्त साफी हमारे भाई हैं, वो एक चैनल में काम करते थे, उस चैनल से ये खबर ब्रेक हुई थी कि समरी वजीर आजम हाउस पहुंच गई है। और ये बहुत सारे चैनल्स ने इस बात को चलाया भी था, लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी तक समरी वजीर आजम हाउस नहीं पहुंची। और वही हुआ कि 2-3 घंटे के बाद ख्वाजा आसिफ को अपना मीडिया पे आके ये बताना पड़ा कि समरी अभी तक मूव नहीं हुई है। तो ये कंफ्यूजन कल हुकूमती हल्कों में काफी रहा। और इमरान खान साहब जो आ रहे हैं वो सिर्फ एक चीज का डिमांड लेके आ रहे हैं कि जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन मुल्क में करवाए जाए, और उनकी यही डिमांड है। उनका आर्मी चीफ के तकर्रर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। नसीम साहब, ये जो आर्मी चीफ की तकर्री के लिए नाम सामने आ रहे हैं, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए उसमें बहुत सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल
आसिम मुनीर साहब है जो कि डीजी MI रह चुके हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं। साहिर शमशाद साहब है जो 10 कोर के कमांडर रह चुके हैं। उसमें फैज हमीद साहब का नाम है जिन्होंने DG ISI रह चुके हैं, पेशावर के कोर कमांडर रह चुके हैं, आजकल भावलपुर के कोर कमांडर। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताता चलूं, हमारे मीडिया में छोटी मोटी चीजें पसंद नापसंद की आना शुरू हो जाती है। अगर आप आज से 10-12 साल पीछे चली जाए, यानी कि 2010 या 12 में, उस वक्त ये सब ऑफिसर्स बहुत ज्यादा यंग थे और कोई ब्रिगेडियर था, कोई मेजर जनरल था, और इन्होंने जो पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही थी, वो इन सब ने फ्रंट महाज पे लड़ी है। किसी ने सियाचिन में ड्यूटियां दी हुई है, किसी ने LOC के ऊपर दी हुई है, किसी की गोली दाएं से गुजरी है, कभी बाएं से गुजरी है। और आपने देखा कि पिछले दिनों बलूचिस्तान में सैलाब जदगान की मदद करते हुए हमारे एक बहुत ही काबिल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज चंद साहब ने जो है वो शहादत भी पाई है। तो ये जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं ऊपर आते हैं, इनके बड़े कारनामे होते हैं और ये बड़ी क्रीम होती है। अगर आप देखें कि जो कर्नल्स होते हैं, अगर 100 कर्नल्स के नाम आगे भेजे जाते हैं तो उनमें से 15-20 ब्रिगेडियर्स बनते हैं। 15-20 ब्रिगेडियर्स में से 5-10 मेजर जनरल बनते हैं और उनमें से चंद एक लेफ्टिनेंट जनरल्स बनते हैं। तो ये बहुत क्रीम होती है, ये हमारे मुल्क की भी क्रीम होती है। ये जो फौज की भी बड़े टॉप के इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इन्होंने बहुत कोर्सेज किए होते हैं, अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क भी, और बहुत इनका एक्सपीरियंस होता है। जी ना, ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब यूरोप के दौरे पर है। अब वो आपके ख्याल में इलाज के लिए गए हैं या फिर कोई रिक्रिएशनल दौरा टाइप हो रहा है उनका, क्या कहेंगे? जमील, मेरे ख्याल से जिस तरह आप पिछले दिनों लंदन रिक्रिएशनल वेकेशंस पे आए हुए थे ना, और आप बड़ी वहाँ पे गर्मियाँ एंजॉय कर रहे थे, इसी तरह जो है ना नवाज शरीफ साहब, क्योंकि तकरीबन उनको 3 साल हो गए लंदन में रहते हुए, और लंदन का वेदर भी समटाइम बड़ा डिप्रेसिंग होता है, ग्रे वेदर कहलाता है। तो आजकल वो ग्रे वेदर शुरू हो गया हुआ है और अब क्रिसमस की तैयारियां हैं। मरियम नवाज भी वहाँ पहुंची है, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल पाकिस्तान में की, पॉलिटिकली बड़ी तकलीफें भी उठाई। तो मेरे ख्याल से फैमिली गेट टुगेदर है, क्योंकि लंदन में तो शरीफ फैमिली का रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके खिलाफ नारे लगते हैं, वो घर में अपने फ्लैट में मौजूद होते हैं, नीचे लोग खड़े नारे लगा रहे होते हैं, वेरी डिस्टर्बिंग। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह की चीजों से पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी खराब होता है। तो ये बहुत जो पोलराइजेशन आ गई हमारी पॉलिटिक्स में, इसको खत्म होना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब अगर अपनी सेहत को देखते हुए सैर करने के लिए गए तो मेरे ख्याल से उनका पूरा हक बनता है। अपनी फैमिली, उनका गेट टुगेदर बहुत अरसे के बाद हुआ है, मरियम भी 3 साल के बाद तकरीबन लंदन पहुंची है, तो मेरे ख्याल से वो लोग सैर सपाटे के लिए गए हैं और हर किसी का हक बनता है, उनको जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही। जी नसीम साहब, ये भी बताइएगा कि आपके नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? तोशाखाना, आर्मी चीफ की तैनाती, या फिर महंगाई? और अगर महंगाई की बात करें तो इसने तो कमर तोड़ दी हुई है हर शख्स की, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। ये इतना जबरदस्त आपने सवाल पूछा और चुभता हुआ सवाल पूछा कि हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। मैं अभी आपको छोटा सी एक बात बताता हूँ कि मैं पेट्रोल डलवाने के लिए गया पेट्रोल स्टेशन, तो आगे मेरे एक मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवा रहा था और उसने 200 रुपए उसको निकाल के दिए। उसने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो मैं हैरान था कि ये 200 में तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। ये शख्स किस तरह दफ्तर जाएगा, किस तरह अपने घर पहुंचेगा? तो कभी गरीब से जाके ये चीजें पूछे ना, तोशाखाना या फला चीज, तो वो मारने को दौड़ते हैं। वो कहते हैं हमारे पास रोटी खाने को नहीं है, हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, हम बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, किताबें नहीं ला सकते। तो हमारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, उसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात है ना, मैं आपको बताता चलूं कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे 3.5 करोड़ हमारे पाकिस्तानी बहन भाई सैलाब से मुतासिर है, अभी भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो जो मुतासरा खानदान है वो सड़कों पे मौजूद है, वहाँ बीमारियां फैल रही हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। तो जिस तरह हमारे लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के मदद की थी, रुक नहीं जाना चाहिए, अभी भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, गुर्बत को कम किया जाए, जिस तरह भी किया जाए। चाइना की मिसाल ले ले कि उन्होंने गुर्बत कम की। आपको पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगानी चाहिए,
चाहिए। हम जब तक एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं ताकि लोगों को छोटा छोटा रोजगार मिले। एक्सपोर्ट होगा तो हमें बाहर से डॉलर ज़र मुबादला आएगा। ये बहुत तमाम जमातों के को बैठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब है। अगर आप कभी फलस्तीन जाए, मकबूजा कश्मीर जाए जो आज़ाद रियासतें नहीं है, तो आपको एक आज़ाद मुल्क की जो है वो हैसियत और उसकी नेमत अल्लाह की पता चलेगी। तो सबको मिल के बैठे, पहले पाकिस्तान तरक्की कर जाए, फिर अपने सियासी डिफरेंसेस लेके आप जो मर्जी करते हैं। बिल्कुल ट्रू दैट। नसीम सिद्दीकी साहब, अब आपके ख्याल में वजीर खजाना साहब के आने के बाद अभी मईशत संभलती हुई नजर आ रही है आपको? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आपने देखा कि एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान 80% चांसेस है कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा। जो हमारे कर्जे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो आपके ख्याल में और फिर वज़ीर ख़जाना साहब ने, सागडार साहब ने आकर वाज़ेह किया कि ऐसी कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए, हम सही रास्ते पर हैं। आपके ख्याल में महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, कर्जे जिस तरह कर्जों के बोझ तले हैं, क्या हमारी मईशत दुरुस्त समत में जा रही है? देखिए, सागडार के आने से जमील, इसमें जादू की जफ्फी वाली कोई बात नहीं है कि वो आएंगे, वो छड़ी घुमाएंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। आप देखें कि हमें इन डिफॉल्ट्स में से बाहर निकलना है। बिल्कुल डिफॉल्ट के हम करीब हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह के मामला, इस तरह का वक्त पाकिस्तान पे आया है, लेकिन कहीं ना कहीं से इमदाद आ जाती है और हम इससे बाहर निकलते हैं। असल में हमें सबको मिल बैठ के सोचना ये है कि हम कर्जों पर कब तक गुजारा करते रहेंगे। हमारा हमसाया मुल्क भारत अगर कर्जे लेता है तो जो उसकी आमदनी होती है उसमें से 40% जो है वो कर्जों की मद में वापस करता है। हमारा दूसरा जो हमारा भाई मुल्क था बांग्लादेश है, जैसे वो भी तकरीबन 45% अपनी आमदनी में से कर्जों की मद में वापस करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी कमाई में से 90% जो है वो कर्जों की मद में वापस करता है। तो बताएं कि हम कहाँ से खाएंगे और क्या कहेंगे। यह एक बड़ी अच्छी मिसाल है, लेकिन मैं वो देना नहीं चाहता। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम डॉलर किस तरह कमाएंगे। हमें अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें FBI टैक्स कलेक्शन करनी है। हमारे मुल्क में अभी भी टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी होती है। जब तक इसके ऊपर क्रैकडाउन बड़ा नहीं होगा, टैक्स हमारे पास रेमिटेंसेस ज्यादा नहीं आएंगी, एक्सपोर्ट्स हमारी ज्यादा नहीं होंगी, रेमिटेंसेस हमारी ज्यादा नहीं आएंगी, इंपोर्ट हमारी कम करनी पड़ेगी। अब मैं बड़े बड़े स्टोर्स पे जाता हूँ, वहाँ पे बाउंटी, स्किट के मुख्तलिफ अकसाम की जो चीजें पड़ी होती हैं, जो इम्पोर्टेड है, शैम्पूज है, बेशुमार चीजें। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, इन चीजों का मुकम्मिल नहीं हो सकता। हमें इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा कट डाउन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सब सियासतदान मिलजुल के बैठे कि जो भी पॉलिसी कोई गवर्नमेंट लेके आएगी इंटरनेशनली, वो 10 साल कम से कम उसको कैरी ऑन करेंगे, ताकि जो बाहर का इन्वेस्टर है जो हमारे साथ मुआहदे करता है उसको ये खतरा ना रहे कि यार ये हुकूमत पता नहीं 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, ये 6 महीने बाद दूसरी हुकूमत आके ये मुआहदा खत्म तो नहीं कर देगी। तो ये डर खौफ में से आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को निकालना है, और ये सब सियासतदान मिलजुल के निकाल सकते हैं। कौमी असेंबली में इस किस्म का कोई लॉ लेके आए जिससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर हो। मईशत जब तक हमारी बेहतर नहीं होगी, हम किसी भी शोबे में तरक्की नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, उस पर हमने बात की, और जिस तरह आप कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ ने कल कहा कि 25 नवंबर तक जो है आर्मी चीफ की तकरीर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। And we're right back after the break, और आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। अब शेयर करेंगे आपसे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अब बात करेंगे टाइटैनिक की। 110 साल बाद टाइटैनिक जो है वो डूबा था, और उसके बाद उसमें एक इंसान ने सफ़र किया, बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया, लेकिन एक क्लर्क ने सफ़र किया जिसकी पॉकेट घड़ी जो है वो उसमें गिर गई थी, और उसको दोबारा जो है वो नीलाम किया गया, और 98,000 पाउंड्स में उसको जो है वो फरोख्त किया गया। अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 2 करोड़ से भी वो जायद जो है ना वो पैसे बनते हैं। बहरी जहाज़ की अगर बात करें टाइटैनिक की, जब 14 अप्रैल 1912 में ये बहरे ओकियानूस में डूबा था, तो एक क्लर्क जिसका नाम था ऑस्कर, उसकी पॉकेट वॉच जो है वो पानी में डूबकर जम गई थी, और जब दोबारा ये घड़ी मिली तो इसको नीलाम किया गया, लंदन में इसको नीलाम किया गया। और इसके अलावा अगर टाइटैनिक की बात करें, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डूबी, जिसमें अगर बात करें फर्स्ट क्लास मेन्यू की, जो मेन्यू हुआ करता है उसको भी जो है वो
वो फ़रोख्त किया गया 50,000 पाउंड्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अमीर मुसाफिरों की जो फहरिस्त थी, यानी कि जो फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, उन पैसेंजर्स का जो उनके जो नामों की लिस्ट थी उसको भी इवन फ़रोख्त किया गया और वो 41,000 पाउंड्स में उसको फ़रोख्त किया गया। मतलब कि देखें आपकी कितनी जो ना महंगी, इंटरेस्टिंग भी और कितनी महंगी बिक रही है। मैं तो मेन्यू का वो सुन के बहुत हैरान हुई कि जो चीज़ें उनको सर्व की गई फर्स्ट क्लास में, उसके अलावा जो पैसेंजर्स उसमें सवार थे और फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, उनको भी, उनकी लिस्ट को भी फ़रोख्त किया गया और इतने महंगे दामों फ़रोख्त किया गया। ना उस टाइटैनिक में से अगर कुछ बचा तो उसकी कीमत लगी, लाइक उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू भी थी और फिर मेन्यू की भी पिक्चर आप अपने जी एक्सीडेंट था और आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। बिल्कुल वाइट स्टार लाइन के नाम से ये मेन्यू था जो कि उन मुसाफिरों को दिया गया जो कि फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। इसके अलावा अच्छा, मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर जो है ना नोटिस करी थी कि मेन्यू जो है वो पेपर का प्रॉबेबली बना होता है, लेकिन वो बच कैसे गया? उसकी लैमिनेशन हुई होगी ना। Yes, that's what I was thinking कि लेमिनेशन हुई होगी जिसकी वजह से वो प्रॉपर सिक्योर एंड कवर्ड होगा। इसके अलावा महंगे जो है ना पैसेंजर्स की जो लिस्ट थी, खैर दिस वाज अ बिट वियर्ड, बट उसको भी फरोख्त किया गया और काफ़ी महंगे में उसको भी फरोख्त किया गया। इसके अलावा भी मेरे ख्याल में अगर कुछ बच गया होता, मिल गया होता, तो शायद वो भी फरोख्त हो रहा होता इन चीज़ों के साथ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जो वैल्यू है इसकी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरें भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा ने कहा है कि वो सारिफीन के फेसबुक प्रोफाइल से पसंद और तरजीहात के जो 3 जुमरे हैं उनको वो ख़त्म कर रहे हैं। इनमें मज़हब है, इनमें जिनसी मिलान है और सियासी पसंद या नापसंद इसमें शामिल है, जिस पर 1 दिसंबर से अमल दरामद होगा। आपको बताते चलें कि मेटा की तरफ से एक बयान में कहा गया कि जिन अफराद ने फेसबुक पर पहले दिए गए इन फील्ड को भरा था, हम उन्हें भी हटा रहे हैं। तो अगर आप ये मालूमात लिखेंगे तो जल्द ही उन्हें मिटा दिया जाएगा। अच्छा, तज्जियाकारों का ये कहना है कि इसको हटाने या ना हटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ख़ुद फेसबुक मार्केटिंग टूल्स के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर कोई मजहबी कुतुब फ़रोख्त करने वाला इदारा है, वो उसमें दिलचस्पी लेने वालों तक रसाई चाहता है, तो अब उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो इससे पहले भी फेसबुक ने जनवरी 2022 से सार्फिन की मुख्तलिफ पोस्ट को मिटाना शुरू कर दिया था, जिसमें सेहत थी, कौमियत और इलाकायत, सियासी वाबस्तगी, जिनसी तरजीहात और दीगर अमूर इसमें शामिल थे। तो फेसबुक एक बार फिर जो है वो 3 चीज़ें बिल्कुल चेंजेस करने जा रहा है, मज़हब और सियासी चीज़ जो है वो हटा देगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि अमेरिका में मर्दों एक ग्रुप ने 150 फुट लंबी दाढ़ी की जंजीर बनाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया जनाब। ये आपको हम इसकी विजुअल्स भी दिखाते हैं। अमेरिकी रियासत वायोमिंग के शहर कैस्पर में मुनक़िद होने वाली दाढ़ी और मूंछों की चैंपियनशिप में रिकॉर्ड के लिए उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। मुकाबले में लोगों ने एक दूसरे की दाढ़ियों को जोड़कर जंजीर बनाई। आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए शरीक एक उम्मीदवार का कहना था कि आपको इस कोशिश में आधे घंटे तक बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हिलेंगे तो आपकी जंजीर टूट सकती है। ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे लगता है 1 घंटे के लिए बिल्कुल स्टिल एंड स्टिफ खड़े होना और बगैर किसी मूवमेंट के आपने खड़े होना है। आपने अगर मूव किया तो आपकी जो जंजीर है, आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसको जो है ना टूटने का खतरा है, तो आपने बिल्कुल मूव नहीं करना है। बिल्कुल। 2007 में जो है ये रिकॉर्ड जर्मनी में बनाया गया था, 62 फुट 6 इंच लंबी जंजीर बनाने का। तो इस बार जनाब 150 फुट लंबी ये दाढ़ी की जंजीर बनाई गई है। बिल्कुल। और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। बिल्कुल जी, ये तो था एक बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड। अब बात करते हैं थोड़ी सी शोबिस की, फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है। दुबई में सजी एक फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवमेंट नाइट अवार्ड्स की तकरीब, जिसमें बॉलीवुड फनकारों के अलावा जो है वो पाकिस्तान के भी नामवर अदाकारों ने शिरकत की। और अगर बात की जाए इस तकरीब में पाकिस्तानी एक्टर्स की, जिसमें सजल अली ने भी शिरकत की, फ़ाहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद ने भी शिरकत की, और भारतीय भी बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स ने इसमें शिरकत की। गोविंदा थे और रणवीर सिंह हमें फ़ाहद मुस्तफ़ा से बातें करते हुए नज़र आए। और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने जब बातें कर रहे थे फ़ाहद मुस्तफ़ा से, बहुत एक अच्छा हमें कनेक्शन फ़ील हुआ। और जब फ़ाहद मुस्तफ़ा स्टेज पर गए और जो उन्होंने स्पीच की, जो उन्होंने अपनी तकरीर की, उसमें उन्होंने ये बताया कि जी मैं बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से मुतासिर हूँ और मैंने एक्टिंग का आगाज़ जो है वो गोविंदा को देखते हुए किया, जिस पर बहुत सारे
सारे जो है फिल्म के क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया कि वो जब एक स्टेज पर गए जहाँ पर वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपने मुल्क के बारे में बात करनी थी, अपनी अचीवमेंट की बात करनी चाहिए थी, ना कि उनको जो है वो हमसाया मुल्क के आर्टिस्ट को सराहना चाहिए था। और फिर जब उन्होंने गोविंदा का नाम लिया और वो बार बार सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आए, मुझे तो खैर बहुत खुशी हुई कि आप दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट को भी उस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आई थिंक आर्ट्स कल्चर इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है। इसमें हमें टेक्स है ना हमारे दोनों, हमारे मुल्क में भी और हमारे हमसाया मुल्क में भी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस तरह की क्रिटिक्स करने की क्या तुक बनती है। अच्छा, मुझे लगा मैंने फहद मुस्तफ़ा की जब स्पीच सुनी और उन्होंने बताया कि मैंने गोविंदा को देखते हुए एक्टिंग शुरू की, तो मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगी। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल बात है, आप लोगों को आइडियलाइज करते हैं और गोविंदा जी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। आर्टिस्ट की नजर से अगर सुना जाए और देखा जाए ना तो कोई बाउंड्रीज तो शायद बिल्कुल कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और सजल अली की अगर बात करें तो पाकिस्तानी सिनेमा का सबसे मकबूल और हर दिल अजीज चेहरा होने का अवार्ड उनको दिया गया और अवार्ड वसूल करते हुए सजल अली ने हुमायूं सईद की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो जनाब ये तकरीब सजी दुबई के मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं और जानवी को भी बहुत अच्छे तरीके से सजल अली ने किया और उन्होंने अपने जानवी कपूर, जानवी कपूर, शी इज एन अपकमिंग आर्टिस्ट, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करती हैं। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एंड वी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत की और आज हम जो टॉपिक चूज़ करके आप सबके लिए लाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज़ डुअल पर्सनालिटी। ये टर्म हम अक्सर अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और ये सारी टर्म्स हैं क्या, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। कहा यह जाता है कि जो डुअल पर्सनालिटी है, दोहरी शख्सियत है, एक ऐसा शख्स उसमें मुब्तला होता है कि उसकी एक से ज़्यादा शख्सियतें होती हैं और वो एक ही शख्स होता है लेकिन उसकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं और उसमें उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, उसके अमल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके थॉट प्रोसेस से लेकर प्रैक्टिकलिटी में अगर हम थोड़ा सा देखें, प्रैक्टिकली भी उसकी चीज़ें करने का अंदाज, उसके सोचने का, बात करने का, इवन नाम, उम्र और जो है ना जिन्स भी वो अपना अक्सर जो है वो तसव्वुर करता है कि उसका वो तब्दील हो गया है। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि अगर एक शख्स है वो अक्सर खुद को, एक मर्द जो है वो अक्सर खुद को औरत या फिर बच्चा भी तसव्वुर कर लेता है अगर वो इस जो है ना डिसऑर्डर का शिकार है। ये ट्रॉमा की वजह से कहा जाता है होता है, लेकिन इस पर जो है हम डिटेल में बात करेंगे। और जमील, आपने भी ये टर्म मुझे लगता है सुनी ही होगी, डुअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी। और अच्छा, डुअल पर्सनालिटी में ही ना आपने अच्छी एग्जांपल दी है कि इंसान अपने तसव्वुराती ख्याल में जो है किसी चीज़ को अच्छा लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी इसमें एक एलिमेंट है, लेकिन हम नॉर्मली अगर अपने मुआशरे में देखें डुअल पर्सनालिटी तो वो हमें बहुत ज़्यादा इस सूरत में भी मिलती है कि हम एक जगह बहुत अच्छे बन रहे होते हैं और एक जगह हम बहुत क्रूअल हो जाते हैं, एक जगह हम जो है वो बहुत जालिम हो जाते हैं। तो इस तरह की भी जो एक डुअल पर्सनालिटी है कि हम लेट्स से कि हम टीवी पे बैठ के तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हों और हम अपने मुलाजिमीन को अच्छे से ट्रीट ना कर रहे हो। एग्जैक्टली, हम तो क्या ये भी डुअल पर्सनालिटी है या नहीं? बिल्कुल, और मीडिया का इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मुआशरे में सरायत किस तरह कर रही है चीज, इसमें मीडिया और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया किन किन चीज़ों का इसमें हिस्सा है और इसके असबाब क्या है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डुअल पर्सनालिटी पे आज हम बात करना चाह रहे हैं और बड़ा डिटेल से करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जान चाहेंगे कि क्या हमने जो अभी तमहीद बांधी है, क्या ये सही हमने डुअल पर्सनालिटी को डिफाइन किया? एक तो मुझे अच्छा बहुत लगा कि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे एंड बोथ ऑफ यू वर सो क्विक इनटू दैट कि आप लोगों ने वो पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से ग्रैस्प करके उसकी एक तमहीद बांधी है। जी, ऑफ कोर्स द वे जमील हैज पॉइंटेड आउट कि शायद डुअल पर्सनालिटी का अब मैनिफेस्टेशन जो है, जो हमें एक्चुअली नजर आता है, वो चेंज हो चुका हुआ है एंड दैट्स द ट्रूथ एक्चुअली। हम जैसे आपने कहा कि डुअल पर्सनालिटी होती है, शायद एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी क्राइसिस और डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। ये इन चीज़ों का ताल्लुक जो है ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यूजुअली जो एक पर्सनालिटी चेंज आता है आपके अंदर, वो उसकी रीजंस ये होती हैं कि आपका ट्रॉमेटिक अगर कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसके नतीजे में मे बी यू वांट टू गो बैक टू इनटू योर सेफेस्ट प्लेस, जहाँ पे आप सेफ थे, जहाँ पे आपके लिए कोई
खतरा नहीं था, जहाँ पे यू बीन लव्ड और वहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत सारी थी, तो आप उस रोल में चले जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं। एक वजह ये होती है। दूसरी एक वजह जो यूजुअली देखी जाती है दैट इज़ आल्सो साइकोलॉजिकल, और वो ये है कि लोग जो हैं वो पर्सनैलिटीज़ बनने की कोशिश करते हैं इन देयर अदर पर्सनैलिटी, जो कि वो खुद होते नहीं एक्चुअली, लेकिन वो उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं उस पर्सनैलिटी को, और उसमें अपने आप को देखते हैं, एंड अनकॉन्शियसली ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा होता है। द चेंज ऑफ पर्सनैलिटी इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली, उनको खुद से उतना नहीं पता होता कि जी ये क्या है। लेकिन जो मेन बेसिक पर्सनैलिटी होती है, जो होस्ट पर्सनैलिटी आपकी होती है, उसको पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। यूजुअली होता इस तरह से है कि जैसे ये डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि यू आर डिसोसिएटिंग फ्रॉम योर रियल सेल्फ, यानी आपने एक डिस्कनेक्शन पैदा कर दिया है बिटवीन द रियलिटी एंड योर ओन सेल्फ। कोई अब मे बी वो ट्रॉमा हो सकता है, मे बी वो कोई ऐसा लाइफ इवेंट हो सकता है जिसको आप डील ही नहीं करना चाह रहे, या यू आर फीलिंग इनकेपेबल ऑफ डीलिंग दैट, तो आप उसको फिर डिसोसिएट कर देते हैं, डिस्कनेक्शन। इस बात का मतलब है डिस्कनेक्शन। Isn't it a good thing? डॉक्टर साहब देखिए, अगर कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है जिंदगी में और यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट, और आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो क्या ये प्रोसेस अच्छा नहीं है कि खुद से आप मेंटली इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दें कि मैं डिसोसिएट हो जाऊं इस चीज़ से? हाँ, ये अगर आप हेल्दी वे में इसको करें तो दिस इज समथिंग टू बी लर्न, कि आपने डिसोसिएट कैसे करना है चीज़ों के साथ। मसलन जैसे अभी आपने कहा कि हम टीवी पे बैठे हुए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो वी आर नॉट आवरसेल्व्स, हम और तरह से होते हैं। अच्छा, अब जब डिसोसिएशन करना होता है आपने, तो मे बी आपके वर्क प्लेस के ऊपर यू हैव बीन इंसल्टेड, यू हैव बीन ह्यूमिलेटेड, कुछ भी हो सकता है ना। अब उसने आपके मूड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ होगा। अब अगर आपको डिसोसिएशन आती है और आपने लर्न की हुई है ये, तो फिर आप ये करेंगे कि आप अपने ऑफिस की इंसल्ट को अपने ऑफिस में छोड़ के डिसोसिएट करके एक नए रोल में अपने में जाएंगे, विच विल बी योर मे बी फादर, योर हस्बैंड, ब्रदर, जो कुछ भी आपका एक रोल है, आप उसमें जाएंगे, यू विल बी फाइन एट योर होम। आप बिल्कुल ठीक। ये एक लर्नड एसोसिएशन और डिसोसिएशन है जिसको आप सीखते हैं, और ये सीख लेना इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट कि डिसोसिएटिव पर्सनैलिटीज़ क्या होती हैं, वो एक्चुअली इसलिए होती हैं कि वो अपने उस ट्रॉमा को डील नहीं करना चाह रही होती, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाती उसको। दैट इज़ वाई ये होना शुरू हो जाता है। मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि डिसोसिएशंस क्रिएट करें, क्योंकि यूजुअली इसमें मेमोरी लैप्स ज़रूर होता है, यानी लोगों की मेमोरी जो है वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट की और इंसिडेंट की उनके दिमाग से इरेज हो जाती है और उनको याद नहीं आती। एंड अभी मुझे रिसेंटली याद है कि एक मेरे पास क्लाइंट आया हुआ था एंड ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स भी ये चीज़ें क्रिएट कर देती हैं। तो ही सेड कि मुझे अपना ये वाला टाइम पीरियड जो है ना, व्हाट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग दैट टाइम, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट। अब वो हो सकता है कि वो वाला टाइम पैच हो जो उसका नापसंदीदा तरीन हो, जो उसके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, जो उसके लिए डील करना मुश्किल हो, जो उसकी फैमिली ने, क्योंकि यूजुअली होता तो ये है ना कि जब आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते तो योर फैमिली टेक्स यू टू द हॉस्पिटल, तो वो आप खुद नहीं जाना चाह रहे होते, तो वो रिकॉल कर रहा था इंसिडेंट से पहले की चीज़ों को। मसलन आज जब इंसिडेंट हुआ उससे पहले क्या था उसको याद था, बट व्हाट हैपेंड बिटवीन दैट वो उसको नहीं याद था। अब वो ये नहीं है कि उसकी मेमोरी उसके उसमें नहीं है, लेकिन वो शायद पेनफुल इतनी ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, या वो उतनी अनएक्सेप्टेबल है कि वो उसको नहीं रिकॉल कर रहा। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में यूजुअली इस तरह से होता है। मे बी बिफोर द लेट्स से कि अगर आपकी हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई है एंड दैट वाज वेरी बहुत ही ज़्यादा वो एक हाइप क्रिएट हुई थी उसकी, बहुत हार्श थी, बहुत वायलेंट भी थी एवन, तो और उसके बाद यू माइट गॉट अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ एनीथिंग, और होस्ट अब डिसोसिएशन में होगा क्या कि आपका वो इवेंट नहीं याद होगा कि आप बेहोश क्यों हुए थे, ये पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं होगा। एंड देन अगेन मे बी कुछ लोगों को फिर पोस्ट, यानी जो इंसिडेंट के बाद बेहोश हो गए उसके बाद कुछ मेमोरी जो है वो लैप्स कर जाए, और ये सब इंटेंशनली होता है बट अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। इंटेंशनली का मतलब है कि यू डोंट वांट टू रिकॉल दैट, और वो अनकॉन्शियस फिर उसको ऑपरेट कर रहा होता है कि अच्छा ये याद ही नहीं आ रहा, वो वहाँ पे सब कुछ वेग है कोई। और यूजुअली जो चीज़ें हम मीडिया में देखते हैं कि जैसे हमने कुछ बॉलीवुड मूवीज देखी हुई हैं इसके ऊपर, स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर, और इस तरह की पर्सनैलिटीज हमें दिखाई जाती हैं,
दैट डज नॉट हैपन एक्चुअली। वो बहुत ऑगमेंटेड एक चीज़ है, जैसे हम देखते हैं कि मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फैब्रिकेट किया जाता है जस्ट टू मेक इट के जी। ये भी एक पर्पस होता है कि लोगों को उसकी क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए, समझ आ जाए, इसलिए उसको ऑगमेंटेशन ज़रूरी होती है, मगर वो रियलिटी नहीं है। वो एक्चुअली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो हम बात करेंगे वो नहीं है। सही। इसमें अभी तक यानी मैं इट्स बिन 15 years ऑफ वर्किंग क्लिनिक पे, और हम अपने टीचर से भी ये सवाल किया करते थे व्हेन वी वर इन द ट्रेनिंग के सर ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटी हम सुनते हैं इतना, तो हैव यू एवर सीन एनी केस इन योर होल प्रैक्टिस? एंड ही वाज लाइक के ये 100 years में शायद कहीं कोई एक केस इस तरह का होता होगा कि जिसमें आप अपनी बिल्कुल एंटायर पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं एंड यू बिकम व्हाट यू आर नॉट एक्चुअली। और बिल्कुल उसमें जैसे ऐसा एक केस मैंने खुद भी देखा है जिसमें एक 14 साल की बच्ची शी बिन रेप्ड, और फिर उसके बाद वो रिग्रेस कर गई अपने इन्फेंट वाला पीरियड जो था, जो बचपन बड़ा अर्ली बच्चे का जो पीरियड होता है जब अपनी माँ उसको होल्ड करती है वो वाले टाइम के ऊपर। तो वो ये हो सकता है मगर वो ट्रॉमा की वजह से होता है, बट इट हैपन्स। जो हमें टीवी में नजर आता है वो रेयरली होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हम ट्रॉमा बहुत अच्छे से हमने जो है ना कवर कर लिया। आपने ज़िंदगी में होने वाली ज़्यादती, दुख, तकलीफ, इन सारी चीज़ों पे। अच्छा, आपने एक और वर्ड यूज़ किया था, आइडलाइज करना, आइडलाइजेशन। इसमें भी ज़रा मैं चाहूँगा कि ज़रा इन डेप्थ जाते हैं, जिसमें मीडिया है, सोशल मीडिया है। ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि अब हमारे जो यंग जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक बहुत ख्यालाती दुनिया में जाना शुरू हो गए हैं। मैं मेटावर्स की एग्जांपल दूंगा। मेटावर्स जो है उसमें सब ख्याली है। उनकी लर्निंग, उन्होंने उठना बैठना कैसे है, ट्रेंड्स क्या हैं, पढ़ना कैसे है, दोस्ती कैसे करनी है, गेम्स किस तरह खेलनी है, और अब तो बहुत इतना एडवांस हो गया कि आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी उसमें मेटावर्स में, ठीक है। अब ये कितनी हार्मफुल होगी, और क्या ये भी एक डुअल पर्सनालिटी या एक ऐसे डिसऑर्डर की तरफ चीज़ें जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई कंसर्न एज वेल। मैं अक्सर जब अपने यूट्यूब पे या किसी सेमिनार्स वगैरह में जाती हूँ तो आई डू टॉक अबाउट कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा हम एक वर्चुअल रियलिटी आजकल क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें तो दैट वर्चुअल रियलिटी इज़ रियली गुड। मसलन अगर कोई अपना खौफ ओवरकम करना चाहता है, वर्चुअल रियलिटी उसको बहुत हेल्प करती है। कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, वर्चुअल रियलिटी उसको हेल्प करती है। अगर कोई बंदा जो है गेमिंग में, हमने जैसे ख़ास तौर पे देखा कि वर्चुअल रियलिटी जो इस वक्त है वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा चल रही है, और उस पर यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। आप सब कुछ अपना क्रिएट कर रहे हैं और फिर आप यू आर लिविंग दैट। अल्टीमेटली आपका रियलिटी के साथ डिस्कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो रहा है, एंड यू आर लिविंग योर फैंटेसी वर्ल्ड, जिसका दुनिया के साथ, लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं, जिसके बहुत सारी चीज़ें हम अभी भुगत भी चुके हैं। आपको याद होगा जो PUBG एक गेम चली हुई है, उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या आना शुरू हो गया, दैट पीपल हैव स्टार्टेड टेकन दैट रोल जो कि उस गेम में ले रहे हैं, देन दे ट्राई टू डू दैट इन द रियलिटी, जबकि रियलिटी में वो स्कीम ऑफ गेम जो उनको वो नजर तो नहीं आ रही होती। सो ऑफ कोर्स जितना हम आगे जा रहे हैं और चीज़ों को हम एनालिटिकली और क्रिटिकली देखते हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो हम फैंटेसी वर्ल्ड ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रियलिटी। और उसका इफेक्ट मैं अभी, मुझे याद है मेरी एक बच्ची जो मेरे पास आई वो 13-14 साल की थी, स्कूल गोइंग बच्ची है, वो किसी अच्छे बड़े स्कूल में। ये हमारा एक बहुत बड़ा डायलेमा भी है कि हम बड़े स्कूलों में भी साइकोलॉजिस्ट नहीं देखते, यानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमें साइकोलॉजिस्ट नहीं नज़र आते, हमें बड़े बड़े स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट नज़र नहीं आते, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पेरेंट्स ये जरूर पूछते हैं कि जी सिलेबस कौन सा, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, फलाना सिलेबस है, टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं, बट नन आस्क देम कि जी हमारा बच्चा जो है उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल, कोई काउंसलिंग हेल्प मौजूद है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है डॉक्टर। अब जैसे इस बच्चे का मैं केस बता रही हूँ आपको कि वो आई एंड शी वाज, अब क्योंकि ये जो पीछे हमने पैंडेमिक गुजारा है, इस पैंडेमिक ने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं हमारे लिए। हमने इसमें एक्चुअली सीखा है कि हमने वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरह से रहना है, क्योंकि एक सोशल डिस्कनेक्शन जो था हमारा क्रिएट हो गया था। उसी दौरान बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं कि उन्होंने नेटफ्लिक्स वगैरह, कार्टून्स और इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर दी। अब उस बच्ची ने क्या रिपोर्ट किया, एंड शी इज़ फ्रॉम अ वेरी नोबल, हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड फैमिली, शी इज़ फ्रॉम दैट, और उसकी अपनी अम्मा साइकोलॉजिस्ट है। एंड शी वॉज के मैं ये जो है वो मर्डर स्टोरीज देखना शुरू हो गई विद हर सिस्टर, दोनों ने मर्डर स्टोरीज देखना शुरू कर दी, और अल्टीमेटली जो वो मर्डर स्टोरीज देख रही थी उनको वो इमेजिनेटिवली शी वाज लिविंग इट, एंड देन शी स्टार्टेड कटिंग हरसेल्फ, और वो प्लेजर ऑफ पेन जो है वो लेना शुरू कर लिया।
यानी ये इतना ज़्यादा हो रहा है और इसमें मीडिया का रोल और हमारा ये जो वर्चुअल रियलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं ये एक रोल ज़रूर प्ले कर रही है। आपको नहीं लगता सब कनेक्टेड है? आप नेटफ्लिक्स देख लें, सोशल मीडिया देख लें और ऑगमेंटेड रियलिटी देख लें, वर्चुअल रियलिटी देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, सबको अगर कनेक्ट किया जाए। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाहर अब मैं थोड़ा उस पर स्टडी कर रहा हूँ कि उसकी रियलिटी क्या है। स्कूल्स में एक बिल पास हो गया है कि बच्चा जो है वो यूरोप की बात कर रहा हूँ, वो जैसे भी रहना चाहे ना, वो उसकी आज़ादी है। उसके खिलाफ ना मुस्लिम कम्युनिटीज़ और कुछ कम्युनिटीज़ जो है ना वो एहतजाज, सरापा एहतजाज भी हैं। वो ये है, इफ़ यू वांट टू लिव लाइक अ कैट, इफ़ यू वांट टू लिव लाइक अ डॉग। आपके लिए बड़ा नया होगा सुनने में, लेकिन ये कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा। अब सोचें कि वो बच्चा जो स्कूल है जा रहा है अभी, वो किंडरगार्टन से पहली और दूसरी और तीसरी क्लास से होता हुआ, वो वहीं से अपने आप को, अच्छा मैंने अपनी जिंदगी एक बिल्ली की तरह गुजारनी है या मैंने एक कुत्ते की तरह गुजारनी का ही नहीं पता, वो बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीड विद यू, क्योंकि अभी एक हम तो अभी बहुत पीछे हैं, यूरोप बहुत आगे चला गया, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आएंगी ये चीजें। अच्छा, वो इसको ठीक कर चुके होंगे, आ चुकी हैं। मैं इसी की आपको एग्जांपल देने लगी हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि अब हमारे यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, ये शायद सुनने वालों को भी थोड़ा अजीब लगे क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इन चीज़ों को देखती हूँ कि ये कैसे हो रही हैं। आपको पहले होमोसेक्सुअलिटी इस तरह से नज़र नहीं आती थी चीज़ें, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ रियल डिबेट्स हैं कि 7% आपकी पॉपुलेशन होमोसेक्सुअल होती ही होती है और वो बायोलॉजिकल होती है, उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन उसको हाईलाइट बहुत कर दिया गया। हाईलाइट के अलावा अब जो बच्चे व्हाट दे टॉक अबाउट कि जो है ना, मैं अगर इफ़ आई एम अ गर्ल, तो मैं अगर लड़के की तरह रहना चाहती हूँ या मुझे लड़कियाँ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो व्हाट्स बैड इन दैट? यानी ये भी एक चीज जो है ना, ये इसको आपने फैंटेसाइज करवा दी है। नहीं हो रहा कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग और बीइंग, नहीं, बुरे के अलावा हम इसको सेंसिटाइज ही नहीं कर रहे हैं। बुरी चीज की जो बुराई है, उस बुराई को खत्म किया जा रहा है। आपने फैंटेसी, हाँ, आपने उसको जो है, आपने इतना ज्यादा उसको ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई कर दिया, एग्जैक्टली ग्लोरीफाई कर दिया है कि अब जो बंदा बायोलॉजिकली इसमें फॉल कर रहा है उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो है तो उसकी ह्यूमन राइट्स वही है जो किसी भी और इंसान के हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करके यू आर जस्ट गोइंग टू, बिकॉज ये आपको फैंटेसाइज कर रहा है, बच्चा जो है वो एक ऐसी चीज जरूर होता है कि जो भी एक ब्लैंक स्लेट है, आप उसको जो एनवायरनमेंट देते हैं वो उस तरह का होना शुरू हो जाता है, उसकी बायोलॉजिकल कॉल्स जो है वो उस तरफ टर्न होना शुरू हो जाती है। मगर अब मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल्स में ये बताया जा रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि उसको सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको ये नहीं बताया जा रहा कि वो जो हो रहा है उसके साथ, वो जो 7% पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, वो शायद ये उनकी चॉइस ही नहीं है। ये तो वो हैं, तो वो हैं, ये चॉइस नहीं है। मगर हम ये जब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते और दिखा रहे हैं, हम उनको ये चॉइस के ऊपर लेके जा रहे हैं, ये मेरी चॉइस है, जबकि ये चॉइस नहीं है। आप औरत हैं, जमील मर्द हैं, मैं एक औरत हूँ, ये हमारी चॉइस नहीं थी। दैट्स हाउ वी आर। इसी तरह से जब हम ट्रांसजेंडर्स वगैरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बायोलॉजिकली इस तरह से हैं, ये चॉइस नहीं है। दैट्स हाउ दे आर। अपने नाज़रीन को एक चीज, सॉरी, एक चीज क्लियर करते जाएं अपने नाज़रीन को, छोटी सी, कि हम बेसिकली जो टॉपिक चूज करते हैं उसमें बहुत सोचते हैं कि शायद उस पर तनकीद भी होगी अवाम की तरफ से, या उसको कितना पसंद किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आने वाले 5-10 सालों बाद या मे बी 15-20 सालों बाद आपको ज़रूर ये कहीं सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमने आज आपके सामने रख रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले वक्तों के लिए अभी से अपने बच्चों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एक ये जो राइट्स वाली गेम शुरू हो गई है ना, वो राइट्स वाली गेम में हम बेसिकली डुअल पर्सनैलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि घर में हम कुछ हैं, घर में डांट डपट है, दोस्तों में हम हमारे लाइक माइंडेड दोस्त हैं, हम वहाँ पे हीरो हैं, कुछ अपने वो डबल स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। बिल्कुल। और वो बेसिकली वो बच्चे को तो नहीं पता ना डबल स्टैंडर्ड्स, तो हमें समझ, तो बच्चा वो डुअल पर्सनैलिटी की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि उसने उस तरफ जाना है जो वो उसको पसंद आएगा। एग्जैक्टली, जहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी, जहाँ पे लोग उसको लव सर्विलेंस का, बिल्कुल आपने जिस तरह से जमील का, बहुत जरूरी है बच्चों पे एक सर्विलेंस होना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बिल्कुल चीजों को आप केटर करें, उनके लाइक
को, डिसलाइक्स को, और उनको फिर समझाएं, उनको सेंसिटाइज करें कि दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। और मेरे ख्याल में जैसे देन अगेन, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बाइस नहीं हो सकती, इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत इस तरह से बयान करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोगों को ये ना लगे कि शायद जी हम इसके खिलाफ कोई बात करें। हम इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे इसके खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जब हम अब देखें, हम जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ हमने बहुत नफिलाई है, बहुत कुछ हुआ है, उनके राइट्स सल्ब हुए हैं, जो कि उनका कसूर नहीं था, बट दे सफर्ड अ लॉट जी। मगर उस चीज़ को अगर आप तरीके से अपने बच्चों को समझाएंगे तो मेरे ख्याल में एक तो वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट उनके अंदर आ जाएगा और उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाई दे आर ट्रांसजेंडर्स, व्हाई दे आर दैट, एंड व्हाई आई एम अ मेल और आई एम अ फीमेल, ये चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी। मगर लेकिन अगर आपने उस चीज़ को ग्लोरीफाई करके चीज़ें करने की कोशिश की तो वो बच्चे के दिमाग में फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा, बिकॉज बच्चे को आप जब बताते हैं वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जी हम वो ड्यूअलिटी जो आ रही है उसके अंदर वो ना आ सके। अब डांट डपट से निकल के हमें ना लॉजिकल होना पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों को लॉजिकली समझाना पड़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो डुअल पर्सनालिटी है ये बहुत हद तक खतरनाक भी साबित हो सकता है। बताइएगा कि कब ये महसूस होना शुरू हो जाता है या कब आप इसको नोटिस कर सकते हैं, इसका डायग्नोज आप किस तरह से कर सकते हैं? क्या वो पर्सनालिटी में अपेरेंट चेंजेस हैं जो आना शुरू हो जाती हैं? अगर आपके किसी फैमिली मेंबर में आप उनको नोटिस करते हो तो आप फौरन से उनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, और ये किस हद तक फिर खतरनाक हो सकता है ये डिसऑर्डर? एक तो सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें सब में आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बल्कि 80% प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं जो कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से आपके ठीक होते हैं। बहुत कम प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। जिनमें मेडिसिन की ज़रूरत हो उसमें मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, वहाँ पर कोशिश ना कीजिए कि विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो जाएं। एंड देन जो है कि ये नज़र किस तरह से आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है, आपका बच्चा है, भाई, जो भी बंदा है आपके साथ, उसमें अगर आपको ये नज़र आए कि वो किसी ख़ास इवेंट के बारे में उसको बिल्कुल भी कुछ याद ही नहीं है, उसको कोई चीज़ याद ही नहीं आती, तो आपके लिए ये एक चीज़ ज़रूर है, अगर वो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए याद करना या इस तरह का। अव्वल तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो ट्रॉमेटिक चीज़ उसको याद नहीं आ रही, अगर वो याद नहीं करना चाहता तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको याद करवाएं। सबसे पहली बात ये, अगर वो याद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो याद करना चाहता है तो देन वी कैन हेल्प हिम आउट, फिर वो चीज़ें जो हैं वो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके उस इंसिडेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो फिर ऑफ कोर्स उसको याद आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे टाइम पे, जैसे हम देखते हैं फिल्मों में, ड्रामों में, ये दिखाई देता है नाम भूल जाते हैं, कहाँ रहते थे वो भूल जाते हैं। ये होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में। लोग एक नई आइडेंटिटी के साथ किसी एक नई जगह के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे इंटायरली न्यू लाइफस्टाइल वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको जब नज़र आए कि जब बच्चा जो है वो अपने आप को या बड़ा कोई अपने आप को कोई और इंसान समझना शुरू हो जाए, उसकी ज़ुबान बोलना शुरू हो जाए, उस तरह से बोलना शुरू हो जाए, उस तरह से बिहेव करना शुरू हो जाए, तो फिर दैट इज द अलार्म। और खास तौर पर जो कैरेक्टर्स हैं सुपर हीरोज के, वो बच्चे बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी तरह की फिर एक्टिंग भी करते हैं, बहुत कुछ, और उनको उन्हीं के जो वेपन्स हैं वो भी चाहिए, वही गेटअप चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए। डॉक्टर ताहिरा रुबाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा कि एक बड़ी हेल्दी प्रोडक्टिव हमने जो है वो डिस्कशन की है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के जारी मैचेस की। तो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और अब बात करेंगे हम क्रिकेट की, फीफा वर्ल्ड कप की, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी इरफान ज़हीर साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बड़े अरसे बाद हमारे शो पर आ जाए हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इनके अलावा हमें इजहार बाजवा साहब ने भी ज्वाइन किया, वो भी एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। आप ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो क्रिकेट पे बात करते हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, सरफराज भी इसमें शामिल हैं, तो सबसे पहले तो उस पर कॉमेंट चाहेंगे आपका। देखिए, जिस तरह हमने हमेशा बात की कि जब तक डोमेस्टिक सर्किट देखते हैं या दूसरे देखते हैं इंटरनेशनल, तो सरफराज आपके पास बेस्ट कमोडिटी है एज ए कैप्टन, और मुझे अभी भी लगता है कि इंक्लूजन शायद इसी वजह से की गई है कि कैप्टन को कुछ डगआउट में वो गाइड करे
जो वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें प्रॉब्लम नजर आई कि कैप्टन एक शेल में चले जाते हैं और वो चीज़ें नहीं सीख पाते जी। बट मेरा मानना ये है कि अगर सरफराज जैसा जो एक्स कैप्टन भी है, अगर तो प्लेइंग 11 में पार्ट बन रहा है तो फिर टीम में होना चाहिए जी। अदरवाइज डगआउट में बैठाने का फ़ायदा नहीं है। आप किसी यंगस्टर को चांस दें Exactly. ताकि वो ग्रूम हो और आप उसको लेके चलें। अगर आपने सिखाना ही है तो फिर कोचिज़ का रोल का क्या रह जाता है और आपने डगआउट में बैठा के सिर्फ पानी पिलाने की हद तक रखना है, तो ये मेरा ख्याल है कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। बट ओबियसली इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर एनी प्लेयर कि अगर आप स्क्वाड का पार्ट होते हो, टीम के साथ खेलते हो, तो उस लिहाज से तो अच्छी इंक्लूजन है। दूसरा, फवाद आलम को इस दफ़ा टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। बड़ी बात हो रही थी उनके ऊपर कि उनको लेट खिलाया गया। अभी लास्ट 2 परफॉर्मेंसेज उनकी सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं थी, तो उनको इस दफ़ा नहीं स्क्वाड में रखा गया। असर शाह को नहीं रखा गया, वसीम जूनियर को चांस दिया गया, अब्रार को चांस दिया गया, तो 2-4 मोहम्मद अली को चांस दिया गया, तो 3-4 इंक्लूजन भी हमें नज़र आ रही है। जाहिद महमूद को चांस दिया गया, 2 लेग ब्रेक बॉलर को रखा गया। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ना इस तरह का फॉर्मेशन करनी चाहिए। अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज किस्म की सिलेक्शन नज़र आई। ऐसा तो नहीं है T20 खेलते खेलते टेस्ट सीरीज की बारी जब आई है तो तब भी कंफ्यूजन ही कायम है ज़हनों में। और देखिए ना, जाहिद महमूद की जो परफॉर्मेंसेज अगर हम बात करें तो T20 में उसने पहले डेब्यू किया, टेस्ट में उसको रखा तो गया बट उसको खिलाया नहीं गया। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप किस प्लेयर को किस फॉर्मेट पे देखते हैं और किस तरह आपको कैरी करना चाहते हैं, किस तरह लेके जाना चाहते हैं। ये मुझे इस तरह नज़र आता है कि कई दफ़ा आप कुछ लड़कों को T20 में दे दिया, तुम खुश हो जाओ, किसी को ODI में दे दिया, किसी को देखो हमने सबको चांस दे दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। गिले शिकवे ना रहे। पाकिस्तान की टीम है और आपने सबको कैरी करना होता है साथ, और जिसका जो फॉर्मेट सूट करता है उसमें खिलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। इजहार साहब, वुड यू एग्री विद इट कि ये आपको भी लगता है कि कन्फ्यूजन में मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर कट प्लान होना चाहिए। हमें टेस्ट में किन लड़कों को ग्रूम करना है। टेस्ट क्रिकेट का डिफरेंट डायनामिक्स हैं, T20 के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, ODIs के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। तो हमें डोमेस्टिक सर्किट पे चेक करना चाहिए कि कौन सा लड़का किस फॉर्मेट पे कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और आप देख लें जो वर्ल्ड चैम्पियंस रहे हैं, जो हमें सीखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए, इंग्लैंड से सीखना चाहिए। उन्होंने हर टीम के लिए डिफरेंट प्लेयर्स एयरमार्क किए हुए हैं। जो रूट T20 नहीं खेलता, इसी तरह हर फॉर्म हमें भी जो लड़के स्पेसिफिकली जिस फॉर्मेट के लिए सूटेड है उन्हीं फॉर्मेट के लिए ग्रूम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इरफान साहब। टीम का मोराल, मैं तो आई विल गो हेड कि हमें तो इवन कैप्टनसी के मामले में भी हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट कैप्टन्स को सिलेक्ट करना, और क्योंकि टेस्ट मैच में कह लें कि चेस बोर्ड की तरह होता है, उसके लिए एक डिफरेंट कैप्टन सूटेड होगा जो। और तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि टेस्ट के लिए कौन कैप्टन? मेरा ख्याल है इरफान साहब ज़्यादा बेहतर क्रिकेट पे ये कैप्टन की अगर बात करें और फिर थोड़ा सा टीम के मोराल पे भी आप बात करें, बताइएगा कि किस तरह से कैप्टनसी के ऊपर तो अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप फाइनल में पहुंच गए हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये तो नीदरलैंड की परफॉर्मेंस जिस तरह हमने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया तो उसकी वजह से आप आगे आए, उस पर क्वेश्चन मार्क काफ़ी ज़्यादा है। आप पहले ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे कि लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएगा, बट हर इवेंट के अंदर सेमीफाइनल या फाइनल में आके आपका अगर कोलैप्स कर जाना और आप चोक कर जाते हो तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छे कैप्टन की निशानी नहीं होती। बट मैनेजमेंट जो थिंक टैंक है वो समझता है कि इसको अभी थोड़ा रन देना चाहिए बाबर को, तो दे आर स्टिक विद इट। बट देखना पड़ेगा अभी, मेरा ख्याल है नहीं तो आपके पीछे 2-3 लड़के प्रिपेयर हैं। शादाब की बात करें, रिजवान अच्छी कमोडिटी है, फिर इसी तरह शहीन अफरीदी एक बड़ी अच्छी कमोडिटी के तौर पे हमने T20 में देखा, लाहौर के अंदर को चैंपियन बनाया, तो लड़के तो आपके पास हैं। इसके अलावा आई थिंक इट पुट्स ऑन टू मच प्रेशर ऑन सिंगल पर्सन एज वेल। मतलब एक ही बंदे को इतने इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेइंग नेशन का तमाम फॉर्मेट्स का कैप्टन बना देंगे तो उसके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इस तरह लोड भी डिवाइड हो जाएगा, वो अपनी साथ साथ गेम पे भी फोकस कर सकता है और साथ साथ जो टीम को उसने चलाना है उस पर भी फोकस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट हैं ही चेंज, डिफरेंट है, आपकी प्लानिंग ही और एग्जीक्यूशन ही डिफरेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा इजहार साहब, कल के मैच के बारे में बताइए, फुटबॉल मैच के बारे में। इंग्लैंड ने बड़ा ज़बरदस्त शानदार आगाज़ किया और ईरान को उन्होंने शिकस्त जो है वो उनको सामना करना पड़ा शिकस्त का। बताइए व्हाट्स योर टेक? मेरे ख्याल में जो है वो ओवरऑल मैच को आप किस तरह से देखते हैं? जो इंग्लैंड के कोच हैं गैरेथ साउथगेट, उन पे ये काफ़ी हद तक वो उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है अभी तक कि वो थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं अपनी गेम में, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को से सीखा या शायद उसको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कल ईरान के खिलाफ बहुत ही अटैकिंग टीम उतारी। नॉर्मली उनकी फॉर्मेशन होती है 5 एट द बैक, 2 इन द मिडल एंड 3 फॉरवर्ड। कल उन्होंने ये किया 5 एट द बैक की बजाय 4 एट द बैक खिलाए, 4 डिफेंडर खिलाए 5 डिफेंडरों के बजाय। इससे
उसके अलावा उन्होंने एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जगह अटैकिंग मिडफील्डर माउंट को मौका दिया, मेसन माउंट को, और साथ ही साथ उन्होंने फुल फ्लेज अटैकिंग फुटबॉल खेली। जैसे इसके बरक्स जब हम ईरान पे आते हैं, ईरान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ईरान एशिया की सबसे हाईली रैंक टीम है। अगर आप एशिया की जो टीम जिस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करी हैं, आप कतर देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ कोरिया, ईरान से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन ईरान का बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच था। दे प्लेड 5 एट द बैक, 5-4-1 उनकी फॉर्मेशन थी, 5 डिफेंडर्स थे, 4 मिडफील्डर थे और सिंगल लोन स्ट्राइकर था। तो उस फॉर्मेशन, डिफेंसिव फॉर्मेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा शेल में चले गए ईरान। इंग्लैंड ने उसको कैपिटलाइज किया। 30-35 मिनट तक तो उन्होंने गोल पड़ने से रोक लिया। डेफिनेटली इंग्लैंड का 5th फीफा रैंकिंग के एतबार से 5वें नंबर पे टॉप टीम है जी। लेकिन जब उन्हें पहला गोल किया उसके बाद फ्लड गेट्स खुल गए और एक के बाद दीगरे गोल होते रहे और वो एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा कि इंग्लैंड हमेशा हर वर्ल्ड कप में परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाता और हमेशा ओवररेटेड टीम कहला जाती है, बट लास्ट 4-5 ईयर से इनकी परफॉर्मेंसेज चाहे यूरो कप की बात करें या फीफा वर्ल्ड कप में बेहतर होना शुरू होगी, तो इसकी क्या रीज़न नजर आती है आपको? ये बड़ा इनका इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इंग्लैंड के हम प्लेयर्स देखें और जो 10 साल पहले इनके प्लेयर्स देखें, जो 10 साल पहले इनके प्लेयर्स से जो मौजूदा लॉर्ड से शायद बहुत बेहतर थे। अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल देखें तब इनके पास लैम्पार्ड था, जेरार्ड था, टेरी था, फर्डिनेंड था, अटैक में रूनी था। ये अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखें तो ये प्लेयर्स प्रेजेंट लॉर्ड से शायद बेहतर थे। जो ये प्रेजेंट लॉर्ड है शायद इनमें इतने स्टार प्लेयर्स नहीं है। छोटे क्लब से आए हैं मोस्टली लड़के, देख रहा था मैं। कुछ अच्छे क्लब, मतलब मिक्स है। कोई बहुत कह लें कि अच्छे क्लब से भी खेलते हैं लोग, कुछ कह लें कि, लेकिन एज अ टीम गैरेथ साउथगेट को क्रेडिट जाता है कि उसने इतनी मेहनत की इन पे और उनको पिछले फीफा वर्ल्ड कप में भी इनको सेमीफाइनल तक लेके गए और जो यूरो कप हुआ है रिसेंटली उसमें ये फाइनलिस्ट थे और जो प्रेजेंट वर्ल्ड कप है इसमें भी इनसे काफ़ी हम तवक्को कर सकते हैं ये आगे तक जाएंगे। और ये ख़ास तौर पे जो कल ग्रुप बी के तनाजुर में ये बड़ा कह लें कि अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जिस तरह इंग्लैंड ने तो अपना 6-2 से ईरान को हरा के काफ़ी हद तक अपनी जगह पक्की, एक्सपेक्टेड भी था जी। अब जो दूसरा इंटरेस्टिंग मैच था वो यूएस और वेल्स का था जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि अगर हम ग्रुप बी में देखें, ग्रुप बी में इस टाइम इंग्लैंड है, यूएस है, वेल्स है और ईरान है जी। तो फर्स्ट स्लॉट तो मोस्ट लाइकली उसके फेवरेट हैं इंग्लैंड ही है। जो सेकंड स्लॉट है क्वालिफिकेशन का, क्योंकि 4 में से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी राउंड ऑफ 16 की, जो सेकंड स्लॉट है वो यूएस और वेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो 1-1 टाई हो गया। अब सेकंड स्लॉट इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रुप बी के लिए कौन क्वालिफाई करता है। रैंकिंग में भी बड़े क्लोज थे ये, बिल्कुल आपका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। यूएस की रैंकिंग 16 नंबर है फीफा, वेल्स की रैंकिंग 19 है। और जो अगर हम इस मैच को डिस्कस करें यूएस और वेल्स को, यूएस ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, स्टार्ट में बड़े डोमिनेंट रहे। हालांकि ऑन पेपर वेल्स की टीम मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ क्योंकि वो ऑन डेली बेसिस, एक तो वो यूरोपियन फेडरेशन से बिलोंग करते हैं, जो यूरोपियन फेडरेशन से में जो टीम्स होती हैं उनका ऑन डेली बेसिस अच्छी टीम से कम्पीट करना पड़ता है, जिसमें कह लें कि इंग्लैंड है या उनको बाकी जो यूरोपियन टीम्स है, हिस्टोरिकली यूरोपियन टीम्स टॉप पे रही हैं, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस। तो यूएस जो है, यूएस की जो फेडरेशन है जिससे वो करते हैं, जिसके थ्रू उन्होंने क्वालिफाई किया, कॉन्काकैफ जिसको कहते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, उसका स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल यूरोपियन यूएफए जितना अभी तक नहीं। तो इस लिहाज से हालांकि रैंकिंग में यूएस वेल्स से ऊपर है, लेकिन वेल्स की टीम मैं समझता हूँ कह लें कि कंपैरेटिवली बेहतर है। खासतौर पे गैरेथ बेल है, उनके बहुत आउटस्टैंडिंग स्ट्राइकर हैं। तो शुरू में यूएस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर ले और सेकंड हाफ में फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 83rd मिनट में बेल ने पहले पेनल्टी विन की और उसके बाद पेनल्टी विन करके कन्वर्ट करना ये बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली ये बड़ा साइकोलॉजिकली मुश्किल होता है कि एक तो आप पेनल्टी विन भी कर लो फाउल, जो उसके बाद और प्रेशर सिचुएशन में बड़ा प्रेशर पेनल्टी थी, क्योंकि अगर वो हार जाते वेल्स यूएसए, उनके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वेल्स के लिए इंग्लैंड को हराना मुश्किल होना था। तो इस लिहाज से ये बड़ा क्रूशल मैच था। सही। इरफान साहब, पाकिस्तान कब लोहा मनवा रहा है अपना फुटबॉल की दुनिया में? ये हम पहले ट्रांसमिशन कर रहे हैं इनके साथ, तो उस पर भी डिस्कशन नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसमें ये देखे ना कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है फुटबॉल को। थोड़ा सा हमने जो मिनिस्टर थे फैसल साले हयात, उस दौर में थोड़ा बहुत सुनने को आया। अब तो मेरा ख्याल है रैंकिंग में भी कहीं हम स्टैंड नहीं कर रहे फुटबॉल के अंदर। और मैंने जिस तरह शायद पहले भी जिक्र किया था कि हॉकी के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है उसको प्रो लीग खेलना था एक ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो 8 करोड़ रिक्वायर्ड था जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। जब आप नेशनल स्पोर्ट्स को, जिसमें आप 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन, अभी भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन है, आपकी उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो फुटबॉल तो आप सोचे भी ना।
बट एक बड़ी अज़हर भाई आप भी उसमें ज़रूर शेयर करें कि हमारा वो जो स्ट्रीट बॉयज़ है वो जाके कंपटीशन खेलते हैं कभी हमेशा ना कोई और विन करके आते हैं। इनके तीसरी नंबर पे प्रॉब्लम है स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल तो में क्या अगर उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट की जाए आपको लगता नहीं कि वही लड़के हमें शायद कोई टाइटल लग जाए या फिर इदारों के पास पैसे नहीं है तो स्पॉन्सर्स ढूंढ ले। हाँ है अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक सेटअप होता है उसका बहुत रोल होता है किसी भी टीम को ग्रूम करने के लिए। जो डेवलप्ड जो टीम्स इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में आगे हैं या जो ममालिक आगे हैं उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आप देखें लियोनेल मेसी है, बहुत बड़ा कह लें कि स्टार है। नॉर्मली वहाँ पे यूरोप में या साउथ अमेरिका में जो क्लब्स हैं वो एट द एज ऑफ 3 लड़कों को फुटबॉल अकेडमी में डाल देते हैं और एट द एज ऑफ दे स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल एट द एज ऑफ 3। सो बाय द टाइम दे रीच 18 वो इतने उनके अंदर कह लें प्रो हो चुके होते हैं। और साथ ही साथ जो उनका ऐसा एकेडमीज का सेटअप ऐसा होता है कि ना सिर्फ जो अगर वो टैलेंट आइडेंटिफाई कर लें तो उनके स्काउट्स बहुत एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिवली वो देख रहे होते हैं कि ये अगर कोई लड़का नया निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसको ऐसा पैकेज देते हैं कि एकेडमीज उसकी जो स्कूल की कॉस्ट है वो भी बेयर करती है। इवन अगर वो कोई ऐसे घराने से हो कि जहाँ पेरेंट्स उसके इतने अफोर्डिंग नहीं हो वो इवन वो उनका खर्चा तक बर्दाश्त करते हैं ताकि साथ साथ वो अगर फुटबॉल तो सीख ही रहा है साथ साथ वो उसकी वैसे भी एजुकेशन भी होती रहे और ये वो तो जी इजहार साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि 3 साल की उम्र में बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तो अलमिया ये भी है कि 3 साल का बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। माँ बाप को लगता है बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा तो बोल नहीं सकता। 5 साल का जाता है। 5 साल का हमारा एक और अलमिया भी है 5 साल का बच्चा होगा। अब शुरू हो गया 3.5 साल, लेकिन नॉर्मली यही होता है। नॉर्मली यही होता है कि 5 साल। मैं अपनी फैमिली की अगर एग्जांपल लूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये लगता है कि बच्चा 5 साल का स्कूल जाना चाहिए। हमारे 2 अलमिया है, एक तो ये है कि बच्चा हमारा स्पोर्ट्स वो खेलता है जो बिल्कुल नकारा बच्चा होता है, जो ना स्टूडियो से ना कुछ है, इसे स्पोर्ट्स में डाल दे। और दूसरा ये कि हमारा तो इधर 20 साल के बच्चे को भी नहीं पता होता मेरी डायरेक्शन क्या है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, जो कि एजुकेशन भी है तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किस लाइन को चूज करना है। तो हमारा तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म ही डिफाइन नहीं किया गया। साहब की बिल्कुल बात ठीक है। आप आर्ट्स रिलेटेड जितनी भी चीजें स्पोर्ट्स हैं उसमें पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा नालायक है तो उसको खेल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त करें कि हमारा ये कल्चरल डायलेमा भी है कि हम बच्चों को अब स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज नहीं करते। हमारा बड़ा बच्चों के हवाले से बड़ा यूनिडायमेंशनल अप्रोच होता है कि बस ग्रेड्स यार तुमने अच्छे लेने, अच्छे ग्रेड्स लो, रट्टा लगा लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। लेकिन इन ऑर्डर टू बी अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स बड़ा कह लें कि इंपॉर्टेंट फैसेट है। और बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं बड़ा सीखते हैं, उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, उनके अंदर ड्राइव आती है, चैलेंजेस को रेजिलियंस होती है, बड़ा पर्सनैलिटी को कह लें ग्रूम करता है। आप बहुत इवॉल्व करते हैं और कहा यह जाता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जिस्मानी बड़ी प्यारी सेइंग है एक, उसमें है कि जिन कौमों के खेल आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं, अस्पताल बिल्कुल आबाद होते हैं उनके खेल वीरान होते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यही रौला होता है कि सेहत के लिए कितना बजट है इस साल ठीक है, और क्या सरकारी अस्पतालों में जो है वो। अब ये देखे ना, नीरज चोपड़ा जो था जिसने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो विन किया था, उसका जो बजट था एक साल का वो 10 करोड़ था। ठीक है, हमारी पूरी ओलंपिक फेडरेशन का जो बजट था दैट इज ओनली 2 करोड़। आप इधर से प्रायोरिटी का अंदाजा लगाएं कि एक प्लेयर पे क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और आप कहते हैं कि रॉ टैलेंट जो है वो खुद ब खुद ही मेहनत करे, खुद ब खुद ही आपके तहत वाला है साहब। इसका मतलब है कि हम हर बार बस यही शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बॉल्स, फुटबॉल्स एंड यू नो जो चल रहा है अभी आजकल के सियालकोट में बन रहे हैं, हैंडमेड हैं और तो बस यही चलता रहेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, इस पर तवज्जो ना दी गई तो इजहार साहब जल्दी से आपको कमेंट लेना चाहेंगे आज के मैचेस के हवाले से भी। आज प्रोबेबली पहला जो मैच है सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का है। आज 4 मैचेस हैं। जी 4 मैचेस। पहला मैच है सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का, उसके बारे में बताइएगा। ये बड़ा कह लें कि बड़ा मिस मैच है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। अर्जेंटीना नंबर 3 फीफा रैंक्ड है, कोपा अमेरिका के चैंपियंस हैं जो उनका कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया जो है 51 इनका फीफा रैंकिंग है। जो अर्जेंटीना है इनका आपको पता है मेन प्लेयर बड़ा मशहूर और मरूफ लियोनेल मेसी इनका मेन प्लेयर है और ये हो सकता है इसका आखिरी वर्ल्ड कप हो। तो इसकी ख्वाहिश होगी कि मैं, क्योंकि ये हर कंपटीशन जीत चुका है वर्ल्ड कप के अलावा, तो इसकी ख्वाहिश होगी कि मैं इन ऑर्डर टू गो डाउन एज अ ट्रू ग्रेट इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल मैं वर्ल्ड कप जीतूँ। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया की कोशिश होगी कि कम से कम गोल डिफरेंस इतना ज़्यादा ना हो, यही इनमें मेरा। उसके बाद मैच है डेनमार्क एंड ट्यूनीसिया का। ये ग्रुप
डी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ग्रुप डी में बाकी एक डेनमार्क, टूनिसिया के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ग्रुप डी की अगर हम डायनामिक्स चेक करें, फ्रांस, डेनमार्क, टूनिसिया, ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रांस तो करंट वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, वो टॉप टीम है। जो सेकंड स्लॉट है उसके तनाजुर में डेनमार्क और टूनिसिया का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो ये मैच जीतेगा उसके चांसेस हैं कि वो फ्रांस के साथ इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाए। ठीक है। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क के मेन प्लेयर्स क्रिस्टियन एरिक्सन है, उस पर वो काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा जी। मेक्सिको एंड पोलैंड का भी आज रात 9 बजे मेक्सिको पोलैंड का। ये ग्रुप सी में जो और एक तो अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मेक्सिको और पोलैंड है। ये 4 टीमें ग्रुप सी में। अर्जेंटीना तो उससे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ग्रुप टॉप करेंगे जी। तो और सेकंड स्लॉट के लिए मेक्सिको और पोलैंड बड़ा क्रूशल मैच है क्योंकि मेक्सिको 13 नंबर पे है फीफा रैंकिंग्स में, पोलैंड 26 नंबर पे है। मेक्सिको ने क्वालिफाई किया है कॉन्काकैफ से, जो सेंट्रल अमेरिका की इनकी फेडरेशन है। पोलैंड ने थ्रू प्लेऑफ क्वालिफाई किया यूरोप से। मेक्सिको के राउल जिमेनेज स्ट्राइकर हैं और जो इम्पोर्टेंट है पोलैंड के जो मेन प्लेयर लेवेंडोस्की हैं, जो बड़े कह लें कि इस टाइम बहुत प्रोलिफिक यूरोपियन लीग में खेल रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूशल मैच होगा। और उसके बाद आज रात 12 बजे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के, ये कह लें कि ये भी ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच होगा जी। ये काफ़ी हद तक इसमें भी ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो एशियन टीम की परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में कोई इतनी अच्छी नहीं रही। आप देख लें कि ईरान है या कतर है, जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ऑस्ट्रेलिया हालांकि है तो ये ओशियानिया में आता है, लेकिन इन्होंने रिसेंटली ये AFC फेडरेशन की एशियन फेडरेशन के पार्ट हो गए, इन्होंने भी उस रूट के थ्रू क्वालिफाई किया। ओके, तो ये भी अच्छा कल वो एक मैच हम मिस कर गए नीदरलैंड और सेनेगल का। अब मैंने तो देखा सेनेगल बहुत अच्छा खेला, अगर उसकी गोल शॉट्स देखे अनलकी थोड़ा सा रहे, उनके कीपर की मेरा ख्याल है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस है। 100% एग्री करता हूँ। सेनेगल जो है उनका मेन प्लेयर सादियो माने है, वो अनलकीली इस टूर्नामेंट के लिए इंजर हो गया है। उसके बावजूद कल सेनेगल ने नीदरलैंड से मेरे ख्याल में बहुत बेहतर खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल में मोमेंटम बहुत मैटर करता है। जब आप डोमिनेट कर रहे हो तो यू हैव टू कन्वर्ट योर चांसेस। जो उनको चांसेस मिले सेनेगल को, वो उसको कन्वर्ट ना कर पाए। नीदरलैंड्स ने एक तो दे रिमेन टाइट एट द बैक, आप देखें अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हुई लेकिन दे रिमेन टाइट और उनके कीपर ने बहुत लेकिन जो नीदरलैंड्स को अपॉर्चुनिटीज मिली 83rd मिनट में एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। नीदरलैंड ने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, सेनेगल ने अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया। तो इस वजह से नीदरलैंड्स कह लें कि बीइंग अ क्लिनिकल टीम उन्होंने बड़े लास्ट 7-8 मिनट के अंदर 2 गोल करके, और मैं खुद आपसे एग्री करता हूँ सेनेगल अनलकी रहे। हम इतना अच्छा उनसे कीपर मेरा ख्याल है एक डिफरेंस बात करें ना दोनों टीम में, तो कीपर का डिफरेंस था। उनके कीपर ने बड़े खूबसूरत सेव किए 3-4 गोल, सेव भी अच्छे थे। और वैसे भी नीदरलैंड्स का जो डिफेंस है वो काफ़ी हद तक नेथन एके हैं उनके लेफ्ट सेंटर बैक, सेंटर में वर्जिल वैन डाइक हैं, बड़े कह लें कि एस्टैब्लिश्ड डिफेंडर है, डीलेट राइट सेंटर बैक है। तो नीदरलैंड्स का डिफेंस बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। सेनेगल मिस कर रहे थे सादियो माने को। अगर सादियो माने होता तो जैसे स्ट्राइकर होता तो आई एम श्योर जो इनको चांसेस मिले हैं उन्होंने कन्वर्ट कर लेते और वो इसको विक्ट्री में। लेकिन देन अगेन आई रेकन के सेनेगल डू हैव द पोटेंशियल टू गो अ लॉन्ग वे इन दिस टूर्नामेंट। इरफान बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाइम कम है और इरफान ज़हीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फुटबॉल पर जनाब बात करते रहेंगे और लेट्स सी आने वाले मैचेस में क्या होगा। अच्छा ओके, क्लोजिंग कर रहे हैं। अच्छा वैसे टाइम का बिल्कुल पता नहीं, क्या आप जानते हैं फिर कल करेंगे क्या? एक चलें आज वाले सवाल आप एक कर, आज वाले सवाल कल कर लेंगे। आप कर लें अपना सवाल। आपका सवाल वो कौन सी चीज है जहां 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? व्हाट? सॉरी, क्या दोबारा बताइए। वो कौन सी चीज है जहां 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है? You guys can also help me। ये सवाल में आप 11 में 2 जमा करें मतलब ऐड करें ना, हाँ। तो 1 आता है जवाब। हाँ। 11 में तो 2 जमा करें तो 14 बनते हैं, 14 बनता है। ये क्या 11 में 2 जमा करें 13 बनते हैं। सॉरी माय बैड 13 बनता। मुझे बताओ कोई हिंट दे दो जमील। हिंट ये है कि 11 में 2 जमा करें तो जवाब 1 आता है। 11 में बहुत फोकस किया, मतलब कोई आपने वो पहनी हुई है चीज? हाँ, आपने भी पहनी हुई है। घड़ी।
11 जब बचते हैं तो उसमें 2 जमा करें तो 1 बचता है। थोड़ा टेक्निकल सवाल था, थोड़ा टेक्निकल था। गुड वन। तो मैं भी पूछ लेती, मेरा सवाल किधर है, मैं क्यों लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ? मैं भी पूछ लूँ ऐसे आपसे सवाल। टाइम है प्रोड्यूसर साहब, कैन यू प्लीज हैंड इट ओवर टू मी? बूटी, आपकी बूटी। इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा कमजोर हड्डी कौन सी होती है? सबसे ज्यादा कमजोर हड्डी, सोचो जमील। रीढ़ हड्डी। स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स एनालिस्ट बैठे हुए हैं तो आई एम श्योर इनको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि सबसे ज्यादा जिस्म में कमजोर हड्डी कौन सी होती है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या ये कोई लाइक बड़ी हड्डी है या छोटी, जैसे कान है, उंगली है, या बड़ी हड्डी है जैसे टांग है और आपका लाइक रिस्ट है, मतलब क्या? प्रोड्यूसर साहब हिंट दे सकते हैं आप? मतलब मैं इनको हिंट दे सकती हूँ? प्रोड्यूसर साहब कुछ जवाब नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं चाह रहे कि मैं करके आनी पड़ेगी। बड़े मुश्किल। चले मैं थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि हमारी अपर बॉडी में होता है। अपर बॉडी में होता है, ओके। होती है, सॉरी, वो हड्डी अगर फुटबॉल में हेडर लिया जाए, हेड की होगी ये वाला टॉप। नहीं, स्कल तो बहुत, लेकिन गर्दन जो है, गर्दन की हड्डी, गर्दन सबसे नाजुक हड्डी होती है। तो अपनी गर्दन का बहुत ख्याल रखा करें आप जिन लोगों की गर्दन में सरिया होता है वो क्या बात कर दी आपने कि वो सरिया जो है ना वो जिंदगी में कहीं ना इसमें तो क्रिकेट के अंदर भी डेथ्स भी हो चुकी है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का भी देखा था, वो इसी जगह बैक ऑफ द हेड बॉल लगी थी। एग्जैक्टली, तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है इस तरह की कोई इंजरी। तो इसीलिए आप देखें ना कि आप जब हेलमेट बनते हैं तो आईसीसी की तरफ से रिकमेंडेशन है कि एक्स्ट्रा वाइजर एक लगता है आप जी की तरह का, बिल्कुल, ताकि अगर आप कवर कर रहा होता है, इधर तक कवर करता है ताकि आपकी बैक ऑफ द हेड ना लगे। सो नाउ यू गाइस नो कि सबसे ज्यादा जो कमजोर हड्डी है वो इंसानी जिस्म में गर्दन की है। आप लोगों ने अब इसको याद रखना है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।